अध्याय 400 पुनः प्रवेश। अध्याय 400 पुनः प्रवेश कुछ खास चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। ताओ यू 4 कौशल लेकर दुकान से निकला। वानहू चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाकई अच्छी तरह से सुसज्जित था। स्टारशाइन सिटी ने इन्हें कभी भी आम जनता को नहीं बेचा था, और उनमें से प्रत्येक में 2 असाधारण कौशल थे जिन्हें सीधे अवशोषित किया जा सकता था। हालांकि ताओ यू ने प्रस्तावना में विरोधाभासी बिंदुओं पर एक नज़र डाली और महसूस किया कि उनमें से कोई भी उसके लिए उपयुक्त नहीं था। एक है बैटल ची, जो गैंग ची से विपरीत है, और दूसरी है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, जो शरीर की कोशिकाओं को बदल देती है। दोनों ही बेहद महंगी हैं, इसलिए मैंने इन्हें खरीदने के बारे में सोचा भी नहीं। स्टार ग्लोरी स्तर पर रहते हुए मैंने कुछ राजकीय कौशल भी हासिल कर लिए थे। अब उपलब्ध कौशलों की बढ़ती संख्या के साथ संभावित संघर्षों की संख्या भी बढ़ गई है। मुझे 4 और कौशल मिल जाने से काफ़ी संतुष्टि है। ये चारों कौशल सामान्य कौशल हैं: मजबूत कलाई, स्टील की हड्डियां, लचीलापन और आकार देना, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य 2 से 300 के बीच है। पहले 3 को आसानी से शरीर को मजबूत बनाना में एकीकृत किया जा सकता है, लेकिन शेपिंग एक छोटा लेकिन उत्कृष्ट दैनिक पूरक है। बॉडी स्कल्पटिंग एक मामूली कौशल है जो किसी व्यक्ति की मांसपेशियों को बेहतर ढंग से आकार दे सकता है और हड्डियों के बीच के अंतर को कम कर सकता है, और मेकअप तकनीकों के साथ मिलकर यह एक निश्चित हद तक छलावरण प्राप्त कर सकता है। 2 बार रूप बदलने के बाद ताओ यू ने पाया कि खुद को ट्रेया जैसा दिखने लायक बनाना कोई बड़ी समस्या नहीं थी। बेशक ये तो सिर्फ ऊपरी तौर पर है, इसके अंदर अभी भी एक लिंग मौजूद है। रूपांतरण जादू के विपरीत, शरीर का आकार बदलना मुख्य रूप से दिखावट में एक शारीरिक परिवर्तन है। स्वभाव, आंतरिक ऊर्जा और अन्य पहलुओं के सटीक आकलन के अलावा, भ्रम को तोड़ने और रूपांतर जादू को समझने की सामान्य क्षमताएं इसके विरुद्ध अप्रभावी होती हैं। पहले, ताओ यू दानव रूपांतरण का उपयोग करके दानव कवच की उपस्थिति को बदल सकता था, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप केवल किसी चोगे जैसी चीज़ से ही अपने शरीर का आकार बदल सकते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमानवीय रूप में घूमना फिरना वाकई असुविधाजनक होता है, लेकिन अब शेपिंग ने निस्संदेह इस समस्या का समाधान कर दिया है। इसके अलावा इसे बनाए रखने की लागत लगभग नगण्य है। राक्षसी रूपांतरण के विपरीत, जिसे हालांकि लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है, लेकिन अगर कोई युद्ध या भागने में संलग्न होता है तो यह लाभकारी हो जाता है। आमतौर पर मिलने वाले सस्ते कौशल भी महत्वपूर्ण क्षणों में आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। सभी कौशल भ्रष्ट हो सकते हैं, इसलिए एक साथ बहुत सारे कौशल न सीखें। ध्यान भी हर मर्ज की दवा नहीं है। टेरेसा ने ताओ यू को याद दिलाया। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ। मैं पहले आपको एक्यू पॉइंट्स की पहचान करना सिखाऊंगा। जब आप उनसे परिचित हो जाएंगे तो मैं धीरे धीरे मेरिडियन सिद्धांत और ताओवादी सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल है। ... ये बहुत मुश्किल है। ताओ यू द्वारा ट्रेया को एक बार शिक्षा देने के बाद ट्रेया को फिर से सिर दर्द होने लगा। उसने उस समय इसे सीखना बंद कर दिया था क्योंकि यह बहुत जटिल था और उसकी आंतरिक ऊर्जा का प्रदर्शन औसत दर्जे का था, लेकिन अब भी उसे यह काफ़ी परेशानी भरा लगता है। इसके अलावा ताओ यू द्वारा उसके पूरे शरीर, खासकर कुछ संवेदनशील हिस्सों को छूना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी उंगलियों का स्पर्श बिजली के झटके जैसा महसूस हो रहा था, जिससे उसका ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था और उसके मन में कुछ अनचाहे विचार आने लगे थे। ताओ यू से आने वाली सुगंध ने उसकी सांसें और भी तेज कर दीं। खैर, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, बस यही सच्चाई है। ताओ यू को उसे सिखाने में थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी। उस समय चेंग लिक्सुए के टेलीपैथिक कनेक्शन की बदौलत उसे नसों के बारे में समझने में ही कई दिन लग गए थे। ट्रेया भी कोई बहुत बुद्धिमान नहीं लग रही थी। हालांकि ठीक उसी समय वह छोटी अमीर महिला और उसका समूह वापस लौट आया और टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पुर्जों को सफलतापूर्वक कारखाने में वापस ले आया, जिससे ताओ यू और ट्रेया भी तुरंत वहां पहुंच गए। कारखाने में पहुंचने पर हमने देखा कि सुन शिकिंग समूह को सामान स्थानांतरित करने का निर्देश दे रही थी और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य सौंप रही थी। ये बहुत बड़ा नहीं दिखता। ताओ यू ने उस टेलीपोर्टेशन डिवाइस को देखा जिसे एक ही वाहन में वापस लाया गया था और उत्सुकता से पूछा, लेकिन इसमें कई हिस्से हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्हें जोड़ने, उनमें मौजूद खामियों को दूर करने और उनका परीक्षण करने में समय लगेगा। उसके बाद हम विश्व नेटवर्क से जुड़ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ऊर्जा स्तर को सीमित रखेंगे। सुन शियू ने बगल से धीमी आवाज़ में कहा, क्या होगा अगर उनके पास व्यक्तिगत टेलीपोर्टेशन डिवाइस हो? क्या हमें पहले कुछ विशेषज्ञों को नहीं भेजना चाहिए? ताओ यू ने टेलीपैथी का उपयोग करते हुए धीमी आवाज में पूछा। दूरसंग्रह उपकरण स्थापित होने से पहले उन्हें पता था कि हम एक बार के लिए ही दूरसंचार का उपयोग करेंगे, लेकिन इसके स्थापित होने के बाद कौन जानता है कि हमारे पक्ष में कोई है भी या नहीं। उस धनी युवती के शब्दों ने ताओ यू को एक एहसास कराया। क्या यह अफवाहों के मुताबिक ही नहीं है? श्रोडिंगर की स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि क्या वह जोखिम उठाने का साहस करता है। वह सन परिवार के जाल में भी फंस सकता है। शुरुआती स्थिति की तुलना में ये निस्संदेह बहुत बेहतर है।
इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि पावास इतनी जल्दी में क्यों था, शायद वह बहुत देर होने से पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहता था। क्या तुमने ये थेरेसा के साथ किया? युवा उत्तराधिकारी के अचानक किए गए अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियों के विस्फोट ने ताओ यू को चौंका दिया। आप अपने पिता से किस प्रकार संबंधित हैं? मैंने तिरछी नज़र से उसकी ओर देखा और उसका वही सुंदर चेहरा अभी भी वैसा ही था, चेहरे पर थोड़ी सी बेपरवाही का भाव था। लेकिन उसने जो शब्द फुसफुसाए वे बेहद साहसी थे। मैं आज दोपहर कौशल की जांच करने गया था, तो मैं आज रात आकर इसकी जांच कर लूँगा। वह भावहीन बना रहा, लेकिन ताओ यू का दिल एक धड़कन चूक गया। लेकिन ये बात समझ में आती है, रात में कोहरे वाले इलाके को पार करना वैसे भी काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले रात भर आराम करना बेहतर है। अगली सुबह जब सामान ढोने वालों ने सारा सामान स्थानांतरित कर दिया, तो युवती और उसका समूह शिंग्याओ लौटने के लिए फिर से रवाना हो गया। ताओ यू ने काफिले को जाते हुए देखा और उन्हें पुल पार करके धूसर कोहरे में प्रवेश करते हुए देखकर उदासी की एक लहर महसूस की। मैं निकट भविष्य में यहीं रहूंगा। हालांकि यह जगह पहले से कहीं ज़्यादा चहल पहल वाली है, फिर भी यह कुछ हद तक बेमेल सी लगती है। ये सिर्फ लगभग 200 किलोमीटर है और मुझे प्रदूषण से डर नहीं लगता, इसलिए मैं इसे पार करके वापस आ सकता हूँ। अफसोस की बात है कि आसमान में ज़्यादा खतरे हैं और मैं आज़ादी से इधर उधर नहीं उड़ सकता, वरना यह निश्चित रूप से ज़्यादा सुविधाजनक होता। ताओ यू ने मन ही मन सोचा कि वह अकेले ही इस धूसर कोहरे को पार करने के लिए काफ़ी मजबूत है। अगर उसका सामना आमतौर पर पाए जाने वाले धूसर कोहरे के दानवों से भी हो जाता है, तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी, लेकिन वह उन्हें आसानी से हरा देगा। सन परिवार प्रणाली में आधिकारिक रूप से शामिल होने और बाहरी दबाव से मुक्त एक प्रांत में पहुंचने के बाद ताओ यू ने स्वयं सत्ता के लाभों को भी महसूस किया। चूफा ने निवास परमिट सहित सभी प्रक्रियाओं को संभाला और उनके लिए भागदौड़ की। उन्होंने ताओ यू और टेरेसा को राज्य सरकार में हो रहे नवीनतम घटनाक्रमों की जानकारी देने के लिए प्रतिदिन एक संक्षिप्त सूचना भी दी। या यूं कहें कि इस कार्यालय का मूल उद्देश्य यही था। भले ही हमें कोई गुप्त जानकारी न मिले, फिर भी हमें सतह पर घट रही कुछ घटनाओं के बारे में जानना निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि हम शिंग्याओ के बहुत करीब हैं और वहाँ कई शक्तिशाली ताकतें मौजूद हैं। राज्य की राजधानी में कीमतों में होने वाले बदलाव भी शिंग्याओ शहर में समकालिक बदलाव ला सकते हैं। ये तो बस रोजाना संकलित की गई जानकारी है और आमतौर पर इसमें ध्यान देने लायक कुछ नहीं होता है। सगाई रद्द करने का मामला बढ़ता जा रहा है, एक निश्चित विकास क्षेत्र के पास एक गहरी खाई उभर आई है और एक निश्चित विशेषज्ञ के साथ दुर्घटना होने का संदेह है, आदि। ये शिंग्याओ से कहीं अधिक अराजक है। कंपनियों के बीच आंतरिक कलह और सत्ता संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हालांकि राज्य सरकार में अधिक हितधारक होने के कारण बैक्सिंग समूह का बाई परिवार भी आसानी से युद्ध शुरू नहीं करेगा और वे बाहरी लोगों के साथ व्यवहार में बहुत एकजुट हैं। यह एकता विभिन्न समूहों और कंपनियों के आंतरिक परिवारों और शक्तियों द्वारा निर्मित है। बाहरी दबावों के कारण वे कम से कम अभी के लिए काफ़ी निकटता से सहयोग करते हैं और उनकी भूमिकाएं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। समूह के भीतर विभिन्न गुट हो सकते हैं, लेकिन वे शिंग्याओ की वर्तमान स्थिति से पूरी तरह से अलग हैं। हालांकि बैक्सिंग शहर में बाई परिवार के समान कुछ ऐसे शक्तिशाली परिवार हैं जिनके पास एक ही समय में कई कंपनियों में शेयर हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक की दूसरी कंपनी में हिस्सेदारी होती है और इस प्रकार वे एक श्रेष्ठ स्थिति में होते हैं। हालांकि एकाधिक शेयरधारकों वाले परिवार आमतौर पर काफ़ी तटस्थ होते हैं और कंपनियों के बीच विवादों में आसानी से शामिल नहीं होते हैं। इसके बजाय वे अक्सर मध्यस्थता और बातचीत करने के लिए आगे आते हैं, एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं। हालांकि ये निश्चित रूप से ऐसी चीज़ नहीं है जिसे सामान्य शक्तियां हासिल कर सकें, यहाँ तक कि सूर्य परिवार भी निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकता। अगर शिंग्याओ एकजुट हो जाएं, तो वे यहाँ भी अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। शिंग परिवार कुछ ज़्यादा ही संकीर्ण सोच वाला लगता है, जो अपनी सारी ऊर्जा आंतरिक कलह पर केंद्रित कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। ताओ यू सोफे पर बैठी और आज की खबरें पढ़कर समाप्त कर रही थी। उसके बगल में बैठी ट्रेया ने उत्सुकता से पूछा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब मैंने पहली बार उन्हें मेरिडियन और एक्यूपॉइंट्स के बारे में पढ़ाया तो वे कभी कभी शर्मिंदा महसूस करते थे। हालांकि ट्रेया के मन में भी कुछ अजीबोगरीब विचार थे, लेकिन उसे खुद पर थोड़ा गर्व भी था और वह अपनी छवि को लेकर काफ़ी आश्वस्त थी। अपने सक्षम और आकर्षक रूममेट को अपना आपा खोने पर मजबूर कर पाना एक तरह की तारीफ है, लेकिन किसी कारणवश अगले दिन से ही वह एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह व्यवहार करने लगा, मानो मैं उसके सामने मांस का एक टुकड़ा बन गया हूँ। मेरे शरीर से चिपके हुए प्रशिक्षण वस्त्र पहनने के बाद भी उसकी आंखें शांत और स्थिर रहीं और वह लापरवाही से मुझे गुदगुदी करता रहा। क्योंकि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, इसलिए तुमने अभी शुरुआत ही की है। जब वे एक दूसरे से काफ़ी परिचित हो गए तो ताओ यू ने ट्रेया के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। ताओ यू का परिचय सिहान तलवार नियमावली नहीं था, ये केवल नाड़ियों और स्पर्श बिंदुओं के बारे में था। वह बहुत धीमा था, मुझसे भी एक दिन पीछे।
ठीक है, मुझ में वास्तव में कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही रसातल में वापस जाने वाला हूँ और मुझे आरडीए बेस पर भी नज़र रखनी होगी। ठीक है, इस प्रांत में ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। जब तक हम किसी तरह के हितों के टकराव में शामिल नहीं होते तब तक कोई हमें परेशान नहीं करेगा। ताओ यू ने खिड़की से बाहर देखा। क्या शिंग्याओ में बहुत कुछ चल रहा है? लगभग सब कुछ वैसा ही है। ट्रेया ने कुछ भावहीन निगाहों से ताओ यू की ओर देखा, जबकि ताओ यू भी कुछ हद तक अवाक रह गया। ऐसा लगता है कि मैंने ही ज़्यादातर परेशानी खड़ी की है। यह मेरी गलती नहीं थी, उन्होंने ही मुझे उकसाया था। उम्मीद है राज्य सरकार में कोई मूर्ख न हो। स्टोन को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। मुझे वापस जाकर उस एलियन ड्रैगन की जांच करनी चाहिए। थोड़े समय में जो सुधार हो सकते हैं वे मेरे लिए काफ़ी हैं। वे अपने अपने कमरों में लौट आए और बारी बारी से ध्यान करने लगे। लगभग एक ही समय पर वे आरडीए बेस पर वापस आ गए। जैसे ही ताओ यू आरडीए बेस पर लौटा, उसने चमकती हुई पीली चेतावनी बत्तियां देखीं। इससे संकेत मिलता है कि आरडीए हाई अलर्ट पर था और हाल ही में उस पर हमला हुआ है। इससे उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। क्या हुआ? क्या हकुनान परिवार और रेत गांव फिर से यहां आ गए हैं? ताओ यू ने दरवाजा खोलते ही देखा कि वहां एक चूनिन इंतजार कर रहा है। ताओ यू को बाहर आते देख चूनिन ने तुरंत आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। श्रीमान ताओ, पिछले कुछ दिनों में अड्डे पर हमला हुआ है, मुख्य रूप से ना वी और जेनोमॉर्फ्स द्वारा। ये सुनकर ताओ यू थोड़ी देर के लिए रुक गया। ना वी लोगों का हमला करना सामान्य बात थी, ये तो बस उनका गुस्सैल स्वभाव था। इसके अलावा उन्होंने पहले आरडीए के साथ गठबंधन किया था और इस पक्ष से कुछ हथियार हासिल किए थे, जिससे वे वैश्विक दबाव में काफ़ी दुर्जय बन गए थे। लेकिन क्या एलियंस ने बेस पर हमला करना शुरू कर दिया है? एलियंस के साथ क्या हो रहा है? मुझे सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन उन अग्रदूतों द्वारा किए गए संपर्कों को देखते हुए ऐसा लगता है कि कोई जानबूझकर बाहरी लोगों को पाल पोस रहा है। हाल ही में एक शक्तिशाली खोजी दल अड्डे पर आया और उसने लगभग आपके पालतू जानवर को मार ही डाला था, लेकिन किसामा और लॉर्ड याओ ने उसे रोक दिया। वह बहुत ताकतवर था और आप दोनों के संयुक्त प्रयास से ही उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उस व्यक्ति की बातें सुनकर ताओ यू के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। हालांकि किसामा के पास कोई विशेष आक्रमण विधि नहीं थी, लेकिन उसके चक्रा भंडार निर्विवाद थे। कागुया यो की वंश सीमा के साथ मिलकर उसे पीछे धकेलने के लिए वास्तव में 2 लोगों की आवश्यकता पड़ी। ये ताकत ट्रेया की ताकत से भी कहीं अधिक है और यह पहले से ही ब्रेकर के स्तर के करीब पहुंच रही है। कुछ ही समय बाद ताओ यू के लिए एक नाम मन में आया। यात्रा। पावास की 3 सदस्यीय टीम का नेता इतना शक्तिशाली था कि भले ही दूसरी तरफ अधिक लोग थे, फिर भी वे मुश्किल से ही अपना बचाव कर पाए। मैं जाकर देख लेता हूँ। अब जब सभी लोग प्रांतीय राजधानी पहुंच चुके थे तो ताओ यू की चिंताएं काफ़ी हद तक कम हो गईं। उसने केवल उस धनी युवती के प्रति सम्मान के कारण ही किसी की हत्या करने से परहेज किया। यह क्या बदतमीजी है? भले ही जियाओ हेई नौसिखिया हो, फिर भी वह आपका पालतू जानवर है। उसे हराने से पहले आपको उसके मालिक के बारे में सोचना होगा। स्टॉप। अध्याय 401 फंसा हुआ कुत्ता दीवार फांदकर भाग जाएगा। अध्याय 401 फंसा हुआ कुत्ता दीवार फांदकर भाग जाएगा। ट्रिप। आपका क्या मतलब है? जब ताओ यू आरडीए कमांड रूम में पहुंचा तो ट्रेया पहले से ही वहां मौजूद थी। अंदर प्रवेश करने से पहले ही वह उसकी आवाज़ सुन सकता था। सामने का स्वचालित दरवाजा खुलते ही ताओ यू अंदर का नज़ारा देख सका। कमांड रूम में मौजूद बाकी सभी लोग एक तरफ दुबक गए, बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, जबकि एक बेबाक और उग्र शैली वाला व्यक्ति बिना कमीज पहने ट्रेया के सामने बाहें मोड़े खड़ा था। उसके चेहरे और शरीर पर अजीबोगरीब आकृतियां थीं और ताओ यू उनमें छिपी एक अज्ञात शक्ति को महसूस कर सकता था। ताओ यू के प्रवेश करते ही अंदर मौजूद लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। ट्रेया ने अभिवादन में सिर हिलाया, जबकि कुईते ने ताओ यू को हल्की सी मुस्कान दी। तुमने ही चुगली की है ना? छी छी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, तैरते शहर के मामलों में इस तरह दखल दे रहे हो। अज्ञानता ही सुख है। कुईते ने मुस्कुराते हुए ताओ यू की ओर देखा। उसका लहजा हल्का और सहज था, मानो वह उदासीन हो। ताओ यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह भी हंस पड़ा। तुम्हारे पास भी एक कम्युनिकेटर होना चाहिए, है ना? क्या तुमने कभी वास्तविक दुनिया से संपर्क नहीं किया? धुंध का मामला निश्चित रूप से नहीं फैलेगा और जोंगली के साथ जो हुआ वह इतनी जल्दी नहीं होगा। भले ही कियान हाओ, जो कि ची की क्रिस्टलीकरण अवस्था में ही था, मुझसे तुरंत हार गया, फिर भी मैंने पर्याप्त सम्मान अर्जित किया। अब उस तरह का तिरस्कारपूर्ण लहजा नहीं होना चाहिए। ताओ यू की बातों से कुईते हैरान रह गया। वह उससे इस तरह क्यों बात कर रही थी? उसे इतनी हिम्मत किसने दी? ओह, ये तो खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि पावास का मामला और इस तथ्य के कारण कि उन्होंने वास्तविक दुनिया में संपर्क करने के अपने सभी प्रयास समाप्त कर दिए हैं। ताओ यू ने अपना सिर झुकाया और सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा। अब जब उसके पास भी एक संचार उपकरण था तो उसे अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है।
उसके निजी मामले इतने महत्वपूर्ण नहीं थे, इसलिए उसे दोबारा सूचित करने के लिए किसी विशेष साधन का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। बच्चा कुईते का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। बस, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसे अचानक रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई, क्योंकि एक तीखी आभा ने उसे घेर लिया और उसके सामने की हवा विकृत होती हुई प्रतीत हुई। मैदान, ऐसा कैसे हो सकता है? इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, उसकी इंद्रियां झकझोर पड़ीं, मानो कोई खतरा घटित होने वाला हो, और उसकी मानसिक ऊर्जा अनजाने में ही रिसने लगी। लगभग उसी समय ऐसा लगा मानो उसकी अपनी मानसिक ऊर्जा को किसी तेज धार वाले ब्लेड से काट दिया गया हो और वह टुकड़ों में बिखर गई हो। मेरे दिमाग में एक तीव्र पीड़ा उभर आई। मानसिक पीड़ा के अलावा उसके शरीर पर अनियमित लाल रक्त के धब्बे दिखाई देने लगे, जिनसे खून की फुहार निकल रही थी, जिससे वह बेहद दयनीय दिख रहा था। वह लड़खड़ा गया और सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जैसे जैसे वह हिलता गया, उसके शरीर पर खून के धब्बे, जिनसे खून बह रहा था, धीरे धीरे दिखाई देने लगे और फटने लगे। शुरू में वे बहुत हल्के और पतले दिखाई दिए और कुछ हद तक बेतरतीब भी, लेकिन एक बार जब हड्डी में असंतुलन शुरू हो जाता है तो वह अंदर गहराई में दिखाई देने लगती है। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि खून का हर धब्बा हड्डियों के जोड़ पर काटा गया था। अगर उनकी अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा ने हमले को बेअसर न किया होता तो शायद एक ही प्रहार में ये टुकड़े टुकड़े हो गया होता। गर्जना टिल्ड, एक भालू के आकार के प्रेत ने उसे घेर लिया, एक टोटेम का रूप धारण कर लिया, जिसकी आकृतियों से एक ऐसी चमक निकल रही थी जो उसके खून से लथपथ घावों से ढके शरीर की चमक से मेल खा रही थी। लेकिन अगले ही पल भालू की छाया पूरी तरह से बिखर गई और ताओ यू की चाबुक जैसी लात ने रक्षात्मक टोटेम को चकनाचूर कर दिया और उसके चेहरे पर जा लगी। भीषण टक्कर के कारण उसका पूरा चेहरा विकृत हो गया था, जो बेहद बदसूरत दिख रहा था। इसके बाद उसे तोप के गोले की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया गया, जिससे वह कमांड रूम के बुलेट प्रूफ कांच को तोड़ते हुए बाहर जा गिरा। ताओ यू उससे भी तेज गति से पीछे की ओर उड़ रहा था। वह सीधे उसके ऊपर प्रकट हुआ और उसके चेहरे पर पैर रख दिया, जिससे वह तेजी से नीचे गिरा और हवाई अड्डे के हेलीपैड पर जोर से जा टकराया। बूम टिल्ड, धूल और टूटे हुए सीमेंट के टुकड़े हर जगह उड़ रहे थे। उस भयावह टक्कर के कारण हेलीपैड के कंक्रीट में कई दरारें बाहर की ओर फैल गईं और ट्राइड का सिर गड्ढे में बुरी तरह दब गया। फिर ताओ यू की छाया ने कुईते के शरीर को ढक लिया और मेढक के बच्चे जैसी आकृतियां फैलने लगीं। ये काफी कठिन है, ताओ यू कुईते की प्रशंसा व्यक्त करता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे कुईते भड़क उठा और उग्र होकर दहाड़ने लगा। उसके शरीर पर बने टोटेम रून्स फिर से झिलमिला उठे, मानो वे कुछ नया समेटने वाले हों। मेढक के बच्चे के आकार की वे मुहरें जो अभी पूरी तरह से ढकी नहीं थीं, इस ऊर्जा के साथ रस्साक्षी में उलझी हुई थीं। मरना चाहते हो? दो हल्के शब्द उसके पैरों के नीचे वास्तविक ऊर्जा के सक्रिय होने के साथ मिलकर कुईते की हिंसक ध्वनि को सीधे दबा देते हैं, और फिर मेढक के बच्चे जैसी लिपि को धीरे धीरे उसके शरीर के भीतर ऊर्जा को ढकने और बंद करने की अनुमति देते हैं। दरअसल ट्राइड की ताकत बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, उसे तो वर्ल्ड ब्रेकर बनने की दहलीज तक पहुंच जाना चाहिए था। वह बूढ़ी छिपकली जितना ताकतवर नहीं है, लेकिन घायल मानेली से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है। ये तथ्य कि यह सीलबंद मेढक के बच्चे जैसी लिपि का प्रतिरोध कर सका, अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हालांकि यह सबसे सुविधाजनक और सबसे तेज शैडो सील है, फिर भी सैंड विलेज के जोनीन मासू भी इससे पहले इससे मुक्त नहीं हो पाए थे। उसी क्षण थेरेसा खिड़की से कूद गई और जमीन पर जा गिरी। ये देखकर कि उस व्यक्ति की ताकत अभी भी उससे कहीं अधिक है, पहले अहंकारी ट्राइड सीधे जमीन पर कुचल गया और उसके चेहरे पर कुछ सौम्य भाव आ गए। घने कोहरे में ताओ यू के हमले को देखने के बाद वह पहले से ही जानती थी कि उसने अपनी शक्ति को रोक रखा था। ट्राइड पहले से ही कमजोर था और उस पर पहले हमला हुआ। अगर उसके प्रतिद्वंदी ने उस हमले का इस्तेमाल किया होता तो ट्राइड निश्चित रूप से मर जाता। यह एक जीवन के टलने का मामला है। उसे क्या हो गया है? उसे क्या हो गया है? ताओ यू ने ट्रेया की ओर मुड़कर देखा, जमीन की ओर इशारा किया और कहा। पावास की घटना के बाद युवती को लगा कि इसका ट्राइड से कुछ संबंध है। हालांकि कोई सबूत नहीं था, फिर भी उसने टेलीपोर्टेशन डिवाइस के पूरा होते ही उसे निष्कासित करने की योजना बनाई। अरे बाप रे, तैरते शहर के मालिक तो वाकई बड़े ही अजीब हैं, इनके पास तो बचने का आसान रास्ता भी है। इन्हें मार क्यों नहीं देते? ताओ यू के बेपरवाह शब्दों ने गड्ढे में फंसी कुईते की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। इस समय उसके पास ये सोचने का समय नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी इतना शक्तिशाली क्यों था। वह केवल ताओ यू के चरणों में सांस रोककर इतना ही कह सका, नहीं, ये सच में इतना गंभीर नहीं है। मैं बस गुस्से में हूँ, मुझे पावास के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्या तुम मेरे पालतू जानवर को मारना चाहते हो? ताओ यू अपने पैरों पर घूम गया। मुझे नहीं पता था कि आपका पालतू जानवर अजीब व्यवहार कर रहा था, है ना? मैं तो बस संभावित खतरे को दूर करना चाहता था। उसी क्षण किसामा और कागुया ने शोर सुना और कुरो के साथ दौड़कर वहां पहुंच गए। जैसे ही जियाओ हेई ने ताओ यू को देखा, उसे लगा जैसे उसे अपना सहारा मिल गया हो।
वह जल्दी से लंगड़ाते हुए उसके पास गया, कुईते पर एक नज़र डाली जिस पर पैर रखा जा रहा था, और फिर अचानक अपना पिछला पैर सीधा कर लिया, मानो वह अपना पिछला पैर घसीट रहा हो। वह अब भी दयनीय ढंग से सिसक रहा था। इससे ट्राइट, जिसे जमीन पर रौंदा जा रहा था और जो मुश्किल से अपना सिर घुमाकर शियाओ हेई को देख पा रहा था, आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर बैठा। तुम दरिंदे, मैं तुम्हें मार भी नहीं पाया। क्या तुमने ही एलियंस को नहीं बनाया? मुझे सच में नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, जिसकी वजह से उस युवती ने पावास की हत्या कर दी, और इसी वजह से मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है। मैं यहाँ उसे सबक सिखाने और अपना गुस्सा निकालने के बहाने आया हूँ। चूंकि उसे निष्कासित किया जाने वाला था, इसलिए कुईते ने और भी बेपरवाही से काम करने का फैसला किया। आखिरकार अधिकारी उसे मार तो नहीं डालेंगे, इसलिए वह अपना सामान पैक करके टेलीपोर्ट के जरिए वापस पुराने सीमावर्ती इलाके में जा सकता था, जहां वह अभी भी युवा मालिक होता। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि यहाँ उससे भी कहीं ज़्यादा बेलगाम एक व्यक्ति मौजूद होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं फ्लोटिंग सिटी से हूँ, तुम्हें पता है ना फ्लोटिंग सिटी। मिस सन मुझे भगाने की कोशिश कर रही है। ताओ यू ने दूसरे व्यक्ति पर पैर रखा और उसे जल्दबाजी भरी आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि दूसरे व्यक्ति ने जो कहा वह सच था। हालांकि धुंध भरे वातावरण में अपने अनुभव और सन कुवान यू को देखकर खुद को गुमराह महसूस करने के कारण उन्होंने इन बातों पर विश्वास नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे मानव चमड़े से बना कागज़ का एक टुकड़ा निकाला। चलो, मुझे पहले ये सुनिश्चित करने दो कि तुम जो कह रहे हो वह सच है। ताओ यू द्वारा निकाली गई वस्तु को देखकर कुईते दंग रह गया। क्या ये पावास का नहीं है? मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? मैंने तो उनसे ये दस्तावेज भी उधार लिया था। धिक्कार है, तुमने ही तो उसे मारा था। असल में ट्राइट ने ऐसा नहीं सोचा होगा। पावास को शहर के बाहरी इलाके के किसी गंवार ने मार डाला। असंभव, ये तो एक मजाक है। लेकिन अब उसे जमीन पर रौंदा जा रहा है। दूसरी तरफ दो बेहद शक्तिशाली निंजा साथी भी हैं। अगर वे वाकई पावास को निशाना बनाना चाहते हैं तो उसके पास जीवनरक्षक हथियार होने के बावजूद भी वह शायद बच नहीं पाएगा। लेकिन अब वह इनमें से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह केवल असहाय और सावधानी से अपना हाथ उठाकर ताओ यू के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकता था, साथ ही आज की घटनाओं को भी गुप्त रख सकता था। ... क्या सच में वो वही है? ताओ यू ने अंततः कुईते को रिहा कर दिया। धनी महिला द्वारा उसे न मारने का कोई कारण अवश्य रहा होगा, और ताओ यू वास्तव में हर जगह परेशानी पैदा नहीं कर रहा था। कुईते को दवा खत्म करने के बाद लंगड़ाते हुए जाते देख वह खुद को गहरी सोच में डूबने से नहीं रोक सका। कुईते हमेशा से ही क्रूर रहा है, या यूं कहें कि उसका बर्बर परिवार हमेशा से ही ऐसा रहा है। अक्सर लोग अनजाने में ही उनका शोषण करते हैं। हालांकि बर्बर परिवार कमजोर नहीं है, वे 12 सितारा परिवारों के बाद दूसरे दर्जे के हैं। इसलिए युवती ने उन्हें निष्कासित करने का फैसला किया। ये वाकई थोड़ा गैर जिम्मेदाराना था। उसका फिर से इस्तेमाल किया जा रहा था और उसे ये भी नहीं पता था कि उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है। ताओ यू ने आह भरी। जिसने भी ये सब गड़बड़ की थी वह कुईते के व्यक्तित्व को अच्छी तरह जानता था और उसने संदेश पहुंचाने के लिए यूं ही एक स्थानीय व्यक्ति को चुन लिया था। हालांकि कुईते को पता था कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अपने गुस्सैल स्वभाव के कारण वह गुस्से में वहां से चला गया। आखिरकार उसकी नज़र में कुईते तो बस एक बाहरी व्यक्ति था, और भले ही वह सन परिवार से ताल्लुक़ रखता था, उसे सबक सिखाना पूरी तरह जायज था। चूंकि वे पहले से ही जाने की योजना बना रहे थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से बिना किसी रोक टोक के काम किया। अगर हम उस आदमी को नहीं पकड़ पाए जिसने हर जगह एलियंस को छोड़ा है, तो पेंडोरा सचमुच मुसीबत में पड़ जाएगी। एक अकेला जेनोमॉर्फ डरावना नहीं होता, यहाँ तक कि पांडोरा पर सबसे शक्तिशाली फैंटम ड्रैगन भी जेनोमॉर्फ में परिवर्तित होने के बाद उससे निपटा जा सकता है। लेकिन यहाँ की प्रजातियाँ बहुत विविध हैं और बाहरी प्रजातियाँ बहुत तेजी से प्रजनन करती हैं। इसका कारण यह है कि पावास की मृत्यु और टेलीपोर्टेशन सरणी के जल्द ही पूरा होने के कारण बचे हुए लोग हताशा की स्थिति में पहुँच गए हैं। स्टॉप अध्याय 402 एलियन ड्रैगन। अध्याय 402 एलियन ड्रैगन। फिलहाल इन इलाकों में एलियंस सक्रिय हैं, लेकिन रानी एलियन की संख्या एक ही होनी चाहिए। हमें उस युवती से खबर मिली है कि हम रानी एलियन को खोजने के लिए मिलकर तलाशी शुरू करेंगे और फिर बाकी बचे एलियंस को खत्म कर देंगे। ट्रेया को बेस के माध्यम से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त हुई है और उसने वर्तमान पेंडोरा क्षेत्र का इलेक्ट्रॉनिक मानचित्र खोल दिया है। इससे पता चलता है कि एलियंस को बसाने वाला बहुत चालाक है। हालांकि एलियंस की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका वितरण काफ़ी व्यापक है। रेगिस्तान के पास सीमावर्ती क्षेत्र में भी एलियंस के निशान मिले हैं। फिलहाल ऐसा प्रतीत होता है कि यह रानी द्वारा दिए गए अंडों के साथ अपने जाल फैला रहा है, लेकिन बाहरी अंडों की कुल संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए यह अनुमान लगाया जाता है कि केवल एक ही रानी है। उन्ना वी लोगों का क्या वे अब भी इतने जिद्दी हैं?
ताओ यू ने कमान कक्ष की खिड़की के बाहर की तरफ ठोके गए मोटे तीर पर एक नज़र डाली और लापरवाही से एक सवाल पूछा। उन्हें ना वी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। लाभांश के साथ मिलने वाले खनन मुनाफे को प्रभावित करने का प्रयास करना बिल्कुल अस्वीकार्य है। वे तो ये भी मानते हैं कि एलियंस प्रकृति की देन है और प्रकृति के संतुलन में दखल नहीं देना चाहिए, इसलिए वे काफ़ी जिद्दी हैं। इस बिंदु पर पहुंचकर ट्रेया अवाक रह गई। परग्रहियों को प्राकृतिक संतुलन प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए हम पहले ही नए विकास क्षेत्रों और ठिकानों में विस्तार कर चुके हैं। ठीक है, चलो हम भी चलते हैं। मैं किसामा और यो को खोज का नेतृत्व करने के लिए कहूँगा। ताओ यू भी ना वी के बारे में कुछ कह नहीं पा रहा था, लेकिन फिलहाल उसके पास उनसे निपटने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। पहले एलियंस का उदय अभी शुरू ही हुआ था और क्षेत्र सीमित था, इसलिए इससे कोई गंभीर समस्या नहीं हुई। आखिरकार ये बहुत संभव है कि ट्रेल ब्लेजर्स ने अपने कौशल को विकसित करने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि इसका उद्देश्य केवल विनाश करना था। अच्छा हुआ, संयोग से हमारे पास यहाँ अपना विमान है। हालांकि यह पांडोरा क्षेत्र छोड़ने के बाद खराब हो जाता है और अभी तक इसकी सभी कमियों को दूर नहीं किया गया है, फिर भी यह इस क्षेत्र में खोज के लिए बहुत प्रभावी है। तेरिये ने जल्दी से कहा। अबार्दी अपने खुद के विमानों का निर्माण कर सकता है। हालांकि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन इन्हें टोही और आक्रमण के लिए तैनात किया जा सकता है। हालांकि ना वी लोगों के साथ संघर्ष जारी है, लेकिन उनकी मातृभूमि और पवित्र पर्वत नष्ट नहीं हुए हैं और फिलहाल संघर्ष का पैमाना अभी भी नियंत्रण में है। इन मूल निवासियों की तुलना में बाहरी लोगों द्वारा उत्पन्न संकट कहीं अधिक गंभीर है। ठीक है, मेरा वाहन भी तैयार होना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग उड़ने वाले वाहन का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। ताओ यू अपने एलियन ड्रैगन का परीक्षण करने ही वाला था, जिसने उन उच्च गुणवत्ता वाले ज़ोंबी से पोषक तत्वों को अवशोषित करने का काम लगभग पूरा कर लिया था। चूंकि यह उसका वाहन है, इसलिए ये भविष्य में अक्सर दिखाई देगा, इसलिए इसे छिपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास उड़ने वाला वाहन है। ट्रेया थोड़ी उत्सुक थी, उसे लगा कि यह स्थानीय इकारस जैसा एक छोटा उड़ने वाला ड्रैगन है। दरअसल उसके पास अपना निजी उड़ान उपकरण है, लेकिन इस स्थिति में खोजबीन करना आरडीए के विमान का उपयोग करने जितना सुविधाजनक नहीं है। हाँ, ये काम कुछ समय पहले किया गया था और ये लगभग पूरा हो चुका है। ताओ यू ने कमांड सेंटर का दरवाजा खोला, नीचे छलांग लगाए और अभी भी टूटी हुई डामर वाली सड़क पर उतरा। फिर दोनों हाथों से हस्तरेखा बनाए। अगले ही पल उसके पीछे की परछाई हिंसक रूप से कांपने लगी, मानो उसके अंदर कोई विशालकाय जीव संघर्ष कर रहा हो। ट्रेया, जो अभी अभी उसके पीछे पीछे आई थी, ने देखा कि ताओ यू के पीछे की छाया से एक विशाल भयंकर काला पंजा निकला और धमाके के साथ हेलीपैड पर जा टकराया, जिससे मलबा उड़ गया और खरोंचें पड़ गईं। फिर एक और व्यंजन आया, जैसे किसी दरार को खोलते हुए ये ताओ यू की छाया में घुसता चला गया और फिर एक दूसरे मुंह वाला सिर प्रकट हुआ, जो एक मानक परग्रही प्राणी का सिर था। हालांकि इसके शरीर का केवल आधा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, फिर भी इस अलौकिक प्राणी के आकार का कुछ हद तक अंदाजा लगाया जा सकता था। एक जोरदार दहाड़ गूंजी और परग्रही ड्रैगन ने जोर लगाया। अंततः उसका शरीर पीछे से बाहर निकला, जो हल्के धुंधले फिसलन भरे पदार्थ से ढका हुआ था। वह परग्रही ड्रैगन इतना बड़ा था कि शैडो की रोजमर्रा की परिवहन आदतों में समाहित नहीं हो सकता था। आत्मा से संवाद की सहायता से भी बाहर निकलना मुश्किल होगा, लेकिन ताओ यू की शव शोधन तकनीक के तहत छाया में रूपांतरित होने की क्षमता उसे बाहर निकलते समय कुछ क्षणों के लिए छाया से निकलने की अनुमति देती है। इसमें हर बार थोड़ा समय लगता है। क्लैंग क्लैंग टिल्ड। उस अलौकिक अजगर के पंजों और पंखों के फड़फड़ाने के साथ ही उसका विशाल आकार अंततः पूरी तरह से प्रकट हो गया। 30 से 40 मीटर के पंखों वाले इस जीव के पूरे शरीर पर धातु का बना एक अलौकिक कंकाल है। सिर पर सींग हैं, एक भयंकर अजगर का सिर है जिसमें एक दूसरा मुंह भी है और इसकी आंखें गहरे लाल रंग की हैं। पिछले रूपांतरण से बची हुई हल्की स्याही जैसी काली धुंध के साथ पूरी चीज बेहद राजसी लग रही थी। इस विशालकाय जीव को देखकर ट्रेया के चेहरे पर एक बार फिर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। उसे लगा कि वह ताओ यू की ताकत के बारे में पहले से ही जानती है, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके पास इतना विशाल वाहन भी होगा। और क्या यह अंधेरे से भी बाहर निकल सकता है? इससे एक बार फिर उनके ज्ञान का दायरा बढ़ गया। अच्छा, ताओ यू ने परग्रही ड्रैगन की ताकत को महसूस किया और काफ़ी संतुष्ट हुआ। अपनी उड़ान और ताकत के अलावा इस जीव में एसिड छोड़ने की भी क्षमता है। इसके अलावा चूंकि यह आंशिक रूप से छाया में परिवर्तित हो सकता है, इसलिए इसके पास लड़ने के कई तरीके हैं और यदि यह घायल हो जाता है तो ये छाया की शक्ति के माध्यम से धीरे धीरे ठीक हो सकता है। यात्रा के दौरान आप अपने शरीर को विनियमित और मजबूत करने में मदद के लिए यिंग गुण वाले सच्चे सार का उपयोग कर सकते हैं और इसकी विकास क्षमता कम नहीं है। ताओ यू ने मजबूत बाह्य कंकाल वाले सिर को छुआ और सीटी बजाई। शियाओ ही उत्सुकता से दौड़कर आया, उस परग्रही ड्रैगन के सिर पर चढ़ गया और उसके सींगों को पकड़कर उसका पायलट बन गया।
ताओ यू भी उछलकर उस परग्रही ड्रैगन की पीठ पर मजबूती से उतरा और फिर ट्रेया को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। चलो अलग अलग खोज करते हैं। मैं देखूंगा कि क्या शियाओ हेई अन्य रानियों की आभा का पता लगा सकता है। अच्छा, हम टिल्ड। एक और दहाड़ के साथ उस अलौकिक अजगर ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया, जिससे एक तूफान सा आ गया। जमीन पर अपनी छाया छोड़ते हुए वह घने पांडोरा जंगल के शिखर की ओर बढ़ गया। लगभग 10 मीटर लंबा, पतला और फुर्तीला शरीर वाला, लेकिन मानव के समान स्वतंत्र रूप से हिलने डुलने वाले हाथों वाला एक विशालकाय परग्रही लगातार जंगल में छलांग लगाता हुआ घूम रहा था। लेकिन अगले ही पल सिर के ऊपर एक साया मंडरा उठा। क्लिक करें टिल्ड। नुकीले पंजों की एक जोड़ी ने उसका सिर कुचल दिया। इसके बाद वह पूरे शव को हवा में ले गया, जिससे भारी मात्रा में तेजाबयुक्त रक्त चारों ओर फैल गया। आसपास के पेड़ों पर जंग लगने की तेज आवाज सुनाई दी और यहाँ तक कि सफ़ेद धुआं भी निकला। कई पत्तियों में खोखले, जंग लगे छेद भी होते हैं जिनमें गड्ढे और उभार होते हैं। जैसे ही इच्छाशक्ति की शक्ति एकत्रित होने लगी, ताओ यू ने स्वर्ग और पृथ्वी के महान परिवर्तन का उपयोग करके वस्तु को अपने हाथ में खींच लिया और परग्रही ड्रैगन को अपने पंजे छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे शव जमीन पर गिर गया। ये दोहराव वाला है, लेकिन इसे बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। ताओ यू ने पंजा उठाया और लापरवाही से उसे मुर्दाघर के दर्पण में फेंक दिया। नीचे घने जंगल की ओर देखते हुए उनकी आंखें भी कुछ हद तक गंभीर प्रतीत हो रही थीं। फिलहाल परजीवियों की संख्या अभी बहुत अधिक नहीं है और इस क्षेत्र में उनकी संख्या में वृद्धि भी नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि वे किसी एक परजीवी अंडे द्वारा परजीवीकृत हैं। इस एलियन ने अपने शिकार को पकड़ने का कोई संकेत नहीं दिखाया, इसलिए संभवतः इसे पता नहीं था कि रानी कहाँ थी। भले ही हम परग्रही अंडों को हर जगह भेज दें, फिर भी हमें लोगों की जरूरत होगी। हम लोगों के निशान ढूंढ सकते हैं। अजगर ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक तेज हवा उसके चेहरे पर लगी, जिससे ताओ यूई के बाल लहराने लगे। कोई जवाब नहीं। ताओ यू ने अजगर के सींग से चिपके हुए शियाओ हेई की ओर एक नज़र डाली और शियाओ हेई ने तुरंत अपना सिर हिला दिया। पांडोरा के टुकड़े इतने विशाल हैं कि हालांकि पूरा ग्रह नहीं गिरा, लेकिन इस घने जंगल का क्षेत्रफल एक बड़े और खूबसूरत देश से भी बड़ा है। वियतनाम युद्ध के दौरान जंगल का आकार भी बेहद भयावह हुआ करता था। इस जटिल क्षेत्र में हमें संभवतः लंबे समय तक परदेशियों के साथ सह अस्तित्व बनाए रखना होगा। यह उस समय रेनफॉरेस्ट 01 को साफ करने की तुलना में कहीं अधिक परेशानी भरा है, दोनों ही मामलों में एलियंस की बढ़ती ताकत की कठिनाई और उन्हें ढूंढने की कठिनाई के संदर्भ में। मुख्य बात यह है कि महारानी का लगातार पीछा करने और उनकी संख्या को एक निश्चित सीमा के भीतर रखने के लिए एक विदेशी निगरानी तंत्र स्थापित किया जाए। नीचे का जंगल घना और परतदार होने के बावजूद ताओ यू की दृष्टि उत्कृष्ट थी। हालांकि पत्तियों के बीच कभी कभार दिखने वाले अंतराल से भी नीचे होने वाली बहुत सी गतिविधियों को आसानी से देखा जा सकता है। अभी अभी एक आकृति दिखाई दी। हालांकि यह बहुत संभव है कि ट्रेलब्लेजर स्वयं किसी मिशन को पूरा करने या अन्वेषण करने के लिए यहाँ आए हों। ताओ यू ने भी जाकर जांच करने का फैसला किया। वाह टिल्ड। परग्रही ड्रैगन ने अपने पंख फड़फड़ाए और उस दिशा में तेजी से नीचे की ओर झपटा। स्टॉप। अध्याय 403 नए गिरे हुए मलबे। अध्याय 403 नए गिरे हुए मलबे। ये जगह अचानक इतनी अराजक क्यों हो गई है? यहाँ इतना बड़ा परग्रही जीव है, क्या वह पागल हो गया है? वे चारों जंगल में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। 2 को यांत्रिक रूप से संशोधित किया गया था और 2 में बाहरी वस्तुएं प्रत्यारोपित की गई थीं। उन्होंने सांस लेने के लिए मास्क पहन रखे थे और वे बेलों पर कुछ जल्दबाजी में चल रहे थे। कुछ तो हुआ होगा, जल्दी वापस लौटो, यहाँ अपनी जान जोखिम में मत डालो। इस क्षण अग्रणी रोबोट ने आह भरी। रास्ते में हम पर 4 एलियंस ने हमला कर दिया। हालांकि वे चारों काफी मजबूत थे, लेकिन इस आकार के राक्षस को मारना बेहद मुश्किल होगा, चाहे उसे कहीं भी रखा जाए। उन्होंने भारी गोलाबारी के बावजूद बड़ी मुश्किल से इसे दबा पाया, लेकिन गोला बारूद की कमी ने उनमें कड़वाहट पैदा कर दी। अब से अगर आप दोनों इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको थोड़ा और समय तक धैर्य रखना होगा। प्रमुख रोबोट ने प्रत्यारोपण किए गए दोनों व्यक्तियों से बात की, जिससे वे दोनों असहाय होकर आहें भरने लगे। इतने बड़े जीव के इतने करीब रहना बेहद तनावपूर्ण होता है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वे ये भी जानते थे कि ऐसी स्थिति में एक साथ काम करके ही वे जीवित रह सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वे हर समय हमारा पीछा कर रहे थे। टिल्ड। जिन महिलाओं को एक विशेष संवेदी अंग प्राप्त हुआ था और जिनका चेहरा थोड़ा बालों वाला था, उनमें से एक ने आह भरी। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। इस प्रकार के वन अन्वेषण के लिए ऐसे साथियों की आवश्यकता होती है जिनके पास संवेदी क्षमताएं हों। उसी क्षण उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए और उसने आकाश की ओर देखा। सावधान! इससे पहले कि समूह कोई प्रतिक्रिया कर पाता, आसमान से तेज हवा का एक झोंका आया। दूर से जवाबी हमला करने की कोशिश कर रहे दोनों रोबोट उड़ गए और पीछे मौजूद पेड़ के तने से टकरा गए। प्रत्यारोपण किए गए दोनों व्यक्ति भी लड़खड़ा रहे थे और स्थिर रूप से खड़े होने में असमर्थ थे।
फिर वह उस विशालकाय प्राणी को देखकर सदमे से घूरने लगा जो शाखाओं को तोड़कर पेड़ के तने पर उतरा था, और उस प्राणी पर सवार आकृति को भी। क्या आप लोगों का पीछा एलियंस ने किया था? ताओ यू की इंद्रियों ने संयोगवश उनकी पिछली बातचीत का कुछ हिस्सा सुन लिया और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ। जब रोबोट को पता चला कि वे अग्रणी हैं और इस बात से राहत मिली कि उन्होंने हमला नहीं किया, तो अग्रणी रोबोट तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, महामहिम, हम पर परग्रहियों की 4 लहरों ने हमला किया है। अगर हर बार सिर्फ एक ही परग्रही हमला न करता तो शायद हम अब तक मर चुके होते। इस दुनिया के परग्रही पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जब वह बोल रहा था तभी उसने ताओ यू के पैरों के नीचे उड़ने वाले अजगर का दूसरा मुख भी देखा। हे भगवान, ये भी तो एलियन है। उड़ते हुए ड्रैगन की पीठ पर बैठा लिटिल ब्लैक भी इधर उधर झांक रहा था, जिससे सभी लोग थोड़े असहज हो गए थे। आपने इन सभी एलियंस को तो नहीं बनाया है ना? वे अंदर ही अंदर पीड़ा झेल रहे थे, लेकिन खुलकर कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और केवल अनजान होने का नाटक ही कर सकते थे। ज्यादा मत सोचो, मैं यहाँ महारानी से बात करने आया हूँ। तुम पर किस दिशा से हमला हुआ था? वहाँ समूह ने बार बार सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वे कुछ नहीं सोच रहे हैं, और फिर जल्दी से एक दिशा में इशारा किया, जिससे ताओ यू ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। ये लोग तो नहीं थे, लेकिन कम से कम हमें कुछ सुराग तो मिल गए। मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को निराश नहीं करूंगा। ... पांडोरा पर पाए जाने वाले सभी पौधे आकार में काफी अतिरंजित हैं, कुछ प्राकृतिक वृक्षों के खोखले भाग विशाल गुफाओं की तरह हैं। ऊपर से आती रोशनी पेड़ के खोखले हिस्से में मौजूद कुछ दरारों से छनकर अंदर आ रही थी, जिससे वह जगह कुछ हद तक रोशन हो गई थी। हालांकि इस गुफा के प्रवेश द्वार के अंदर अनगिनत परग्रही अंडे थे और एक परग्रही रानी थी जो इंक्यूबेटर से जुड़ी हुई थी। इसके अलावा यहाँ 7 या 8 अन्य लोग भी एकत्रित थे जो जमीन पर कुछ बेतरतीब विचित्र आकृतियां बना रहे थे और लगातार घुटने टेककर एक अजीब मूर्ति की पूजा कर रहे थे। यहाँ तक कि परियों की रानी भी इस मूर्ति के सामने घुटने टेककर प्रार्थना कर रही थी। यहाँ के सभी लोगों की शक्ल सूरत अलग अलग है। नेता लाल चमड़ी वाला जंगली सुअर जैसा दिखने वाला आदमी है, और कुछ अन्य लोग ऐसे हैं जिन्होंने यांत्रिक संशोधन करवाए हैं या जिनके शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रत्यारोपण किए गए हैं। लाल चमड़ी वाले सुअर मानव के रूप रंग को देखकर लगता है कि वह पशुपालकों के परिवार से होना चाहिए, लेकिन वह उस परिवार का मुख्य सदस्य नहीं है और उसकी वंश परंपरा औसत दर्जे की है। पुजारी जी, हमें खबर मिली है कि हमारा स्थान बदल दिया गया है और वे एक और रानी को भेजने की कोशिश करेंगे। किसी ने तुरंत लाल चमड़ी वाले सुअर जैसे दिखने वाले आदमी से बात की, लेकिन लाल चमड़ी वाले सुअर आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। अपनी सभी प्रार्थनाएं पूरी करने के बाद वह खड़ा हुआ और उग्र थूकने वाले लहजे में बोला, ये तो कायरों का झुंड हैं, अब तो हमसे मिलने की हिम्मत भी नहीं करते। आखिरकार हमारे स्वामी से प्रेरित होकर यह महारानी एक पवित्र प्राणी बन गई है, हम उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? अगर हम जा रहे हैं तो उसे अपने साथ ले जाएंगे। इसी क्षण कोमल चेहरे वाली एक महिला ने काफी शांत स्वर में बोलना शुरू किया। वे सिर्फ हमारा इस्तेमाल करना चाहते हैं, वे वास्तव में हमारी मदद नहीं करना चाहते और वे हमारे प्रभु से सावधान रहते हैं। चाहे वह शोषण हो या सहायता, हम केवल कुछ ठोस चाहते हैं। लेकिन तभी उनके विशाल पेड़ के खोखले तने में हल्की सी कंपन हुई, मानो किसी बड़ी चीज ने तने पर प्रहार किया हो, जिससे उनकी बातचीत तुरंत बंद हो गई। जमीन पर लेटी हुई परदेशी रानी भी बेचैन होने लगी। इससे लाल चमड़ी वाले जंगली सुअर को पालतू बनाने वाले व्यक्ति को प्रतिक्रिया देने में कुछ क्षण का समय लगा। क्या ये किसी क्षेत्र पर अतिक्रमण का संकेत है या प्रतिस्पर्धियों के उदय का? नई महारानी को जन्म दे दिया गया है। उन्हें पता था कि हम यहाँ हैं। हालांकि अगले ही पल आसपास की नमी और भी अधिक गाढ़ी हो गई। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, 10 मीटर से अधिक लंबे 3 या 4 जल ड्रैगन अचानक प्रकट हुए और उनकी ओर दहाड़ते हुए बढ़े। सावधान, दुश्मन का हमला। वहां मौजूद सभी लोगों ने इन विशालकाय जलद्रोमों का मुकाबला करने के लिए अपने अपने तरीके अपनाए, लेकिन अगले ही पल जलरागी से लगे बिजली के झटके से वह बुरी तरह हिल गया। फिर जलराशि चकनाचूर हो गई और एक जलराशि में बदल गई जिसमें 7 लोग कैद हो गए। काले मेढक के बच्चे जैसे जीव ऊपर चढ़ने लगे और उन्हें जिंदा ही जकड़कर पकड़ने लगे। तभी जलराशि टूट गई और वे सब जमीन पर गिर पड़े। ताओ यू ने अभी अभी परग्रही रानी का सिर धड़ से अलग किया था। जो भी परग्रही प्राणी उनके अपने नहीं होते, वे सभी बुरे परग्रही प्राणी होते हैं। फायर रिलीज, शानदार फायरबॉल तकनीक। ताओ यू ने अचानक घटनास्थल पर मौजूद परग्रही अंडों पर आग की एक बौछार कर दी, जिससे वे सभी चूर चूर हो गए। फिर उन्होंने आरडीए से संबंधित संचार उपकरण निकाला और उसमें बात की। एलियन रानी को ढूंढकर मार दिया गया है। दुष्ट देवता के अनुयायियों के निशान यहाँ मिले हैं और उन्हें अस्थायी रूप से जीवित पकड़ लिया गया है। यहाँ दुष्ट देवता की एक मूर्ति है। कृपया इसे आगे के निर्देशों के लिए सीमावर्ती क्षेत्र में ले जाएं। ताओ यू के वॉकी टॉकी पर बात खत्म करने के कुछ ही समय बाद उसे ट्रेया का फोन आया।
मैंने अभी उस युवती से सलाह ली और उसने कहा कि वीडियो फिल्माने के बाद उसे मौके पर ही गोली मार दी जाए। ताओ यू को इस व्यवहार पर आश्चर्य नहीं हुआ। दुष्ट देवता के अनुयायियों के लिए उनसे वास्तव में कोई जानकारी प्राप्त करना लगभग असंभव था। उनकी पहचान सत्यापित करने के लिए बस एक वीडियो रिकॉर्ड कर लें। दरअसल किसी व्यक्ति की पहचान के बारे में ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि वहां पशुपालन करने वाले परिवारों के लोग मौजूद थे, लेकिन संभवतः ये संबंधित शाखाएं अपने ही कार्यों से भ्रष्ट हो गई थीं। भले ही ताओ यू को पशुपालन करने वाले परिवार से नफरत थी, लेकिन उसे एक बात माननी ही पड़ी। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि पशुओं को वश में करने वाले एक परिवार जो खुशी खुशी हॉटपॉट का आनंद ले रहे हैं और गाना गा रहे हैं, दुष्ट देवताओं के अनुयायियों के साथ मिलीभगत करेंगे, लेकिन उनके शामिल होने की संभावना अभी भी बेहद कम है। ये कुछ वैसा ही है जैसे गुआंडी परिवार के कुछ सदस्यों ने दुष्ट देवताओं के अनुयायियों के साथ मिलीभगत की थी। ऐसा नहीं है कि वे निर्दोष हैं, लेकिन वे इतने मूर्ख भी नहीं हैं। हालांकि चाओयांग सोसाइटी की जांच के शुरुआती बहाने की तरह ही यह अपरिहार्य था कि पशुपालन करने वाले परिवारों की भी जांच की जाएगी और उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। अंततः इसका उल्टा असर उन्हीं पर हुआ। भले ही रानी जा चुकी है, लेकिन एलियंस पांडोरा पर स्थायी जीव बन सकते हैं। ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी संख्या को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित किया जाता है। अपने पालक हाथ को काटना वाकई बहुत बड़ी गलती होगी। घटनास्थल से निपटने के बाद ताओ यू ने आह भरी। वे हताश बदमाश अब पांडोरा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे खनिज खनन भी मुश्किल हो रहा है। अंततः विनाश करना निर्माण करने से कहीं अधिक आसान होता है, खासकर जब एलियंस जैसी चीजें मौजूद हों। हालांकि ताओ यू द्वारा यहाँ के सभी मामलों को निपटाने के तुरंत बाद ट्रेया ने उससे फिर से संपर्क किया। मुझे अगाध खाई से नया मलबा मिला है। नया? ताओ यू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसे एहसास हुआ कि यह शायद राक्षसी दुनिया की तरह ही था, जहां वह सीधे पांडोरा में गिर गई थी, जो आश्चर्यजनक नहीं था। एलियंस की प्रचुरता और हर जगह खोज करने की आवश्यकता को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है कि इस नई दुनिया की खोज आकाश में मौजूद स्टार्टअप स्टार और इस व्यापक खोज की मदद से हुई। क्या ये पांडोरा पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ? क्या ये कोनोहा हो सकता है? हालांकि वायु गुणवत्ता संबंधी समस्याएं हैं, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर कोई अवरोध मौजूद हैं, तो यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। किस तरह के टुकड़े? क्या आप चाहेंगे कि मैं आकर देख लूं? चलिए एक नज़र डालते हैं। यह आधुनिक इमारतों वाला एक ही शहर प्रतीत होता है, और फिलहाल इसमें कुछ भी खास उल्लेखनीय नहीं है। ये सुनकर ताओ यू ने कोनोहा को एक विकल्प के रूप में खारिज कर दिया। लेकिन एक अकेला शहर उस बदनाम दुनिया से छोटा है, इसलिए यह कोई बहुत महत्वपूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए। अगर यह सिर्फ एक शहर है और कोनोहा की तरह कोई निंजा गांव नहीं है, तो ताओ यू को वास्तव में नहीं लगता कि वहां देखने लायक कुछ खास है। इसके अलावा यह एक आधुनिक शहर है, लेकिन मैं फिर भी जाकर देखना चाहता हूं। फिलहाल आरडीए के दो सबसे मजबूत सदस्य वे खुद और थेरेसा हैं, जिनमें त्रुटि के प्रति अधिक सहनशीलता है। इस तरह की खोजबीन के लिए युवा उत्तराधिकारी और उसके समूह को आमंत्रित करना स्पष्ट रूप से उपयुक्त नहीं है। ताओ यू जब उड़ने वाले ड्रैगन पर सवार होकर ट्रेया द्वारा बताए गए स्थान की ओर बढ़ा, तो सबसे पहले उसने हवा में मंडराते हुए अपने आरडीए रूपांतरित हेलीकॉप्टर को देखा। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, उन्हें घने जंगल के बीच से ऊंचे ऊंचे पौधों से घिरा एक शहर भी दिखाई दिया। ये शहर किसी अंतर्राष्ट्रीय महानगर जैसा नहीं लगता। ये कुछ ऊंची इमारतों वाला एक साधारण छोटा कस्बा प्रतीत होता है, हालांकि उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। शहर के बीच से एक चौड़ी नदी बहती है, लेकिन दोनों सिरों से अवरुद्ध होने के कारण वह स्थिर प्रतीत होती है। कुछ इमारतें जापान की इमारतों से मिलती जुलती हैं और पहाड़ी की चोटी पर मंदिर जैसी संरचनाएं हैं। जब ताओ यू ऊपर से नीचे की ओर आया, तो उसने पाया कि खाई में गिरने के बाद शहर की बिजली चली गई थी और सड़कों पर कुछ पैदल यात्री और वाहन मौजूद थे। हालांकि स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि दुर्घटना कई दिन पहले हुई होगी, और ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें पहले से ही पता था कि क्या हो रहा है, इसलिए कोई बड़े पैमाने पर दंगा नहीं हुआ। विश्व अवरोधक को दोनों ओर की हवा को अवरुद्ध करना चाहिए और यहां तक कि जीवित प्राणियों को अंदर या बाहर जाने से रोकना चाहिए। किसी कारणवश ताओ यू को शहर को देखते हुए बेचैनी का एहसास हुआ। वह क्या है? ट्रेया ने जिस सावधानी से उसे बुलाया, उससे शायद ये संकेत मिलता है कि उसे कुछ गड़बड़ होने का आभास हुआ था, इसीलिए उसने अभी तक अंदर जाने की कोशिश नहीं की है। ताओ यू को पास आते देख ट्रेया ने हेलीकॉप्टर को एक पेड़ की छतरी पर उतारा, फिर बाहर निकली और एक शाखा पर उतर गई। ताओ यू भी नीचे उतरी और उस पर ग्रही ड्रैगन को वहीं रोक दिया, जिससे पेड़ की शाखाएं चरमरा उठीं। फिर वह उसके सामने कूद गई। क्या चल रहा है? मैं अभी तक अंदर नहीं गया हूं, लेकिन मुझे एक अस्पष्ट बेचैनी महसूस हो रही है। ये तो सामान्य बात है, मुझे भी ऐसा ही होता है। ताओ यू ने दूसरे व्यक्ति की ओर एक नज़र डाली, एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, क्या हम साथ में अंदर जाकर देख सकते हैं? सामान्य परिस्थितियों में प्रबंधन के पास जाकर स्थिति को विस्तार से समझाना वास्तव में आसान होगा।
लेकिन इस साधारण से दिखने वाले शहर में, जिसने उनमें संकट की भावना पैदा कर दी है, सावधानी बरतना ही सबसे अच्छा है। शहर की सीमाएं पहाड़ियों और सामान्य जंगलों से घिरी हुई हैं। ये पहाड़ियां सीधे पांडोरा के भूदृश्य से जुड़ती हैं, जहां ऊबड़ खाबड़ और भव्य विशाल वृक्ष पृथ्वी के सामान्य जंगलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जो एक बहुत ही स्पष्ट विरोधाभास है। पहले आकाश से देखने पर एक चौड़ी नदी दिखाई देती थी जिस पर एक पुल बना हुआ था, लेकिन अब जलस्रोत से न जुड़ने के कारण वह नदी स्थिर हो गई है। यदि यही स्थिति बनी रही तो जीवनयापन एक समस्या बन सकता है। आखिरकार वे सामग्री इकट्ठा करने के लिए पांडोरा नहीं आ सकते थे। इतना छोटा टुकड़ा, और वह भी पूरी तरह से निर्जन वातावरण में, ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन विश्व सुरक्षा कवच बहुत मजबूत है। ये रेन फॉरेस्ट 02 का विश्व सुरक्षा कवच नहीं है, बल्कि इस शहर का ही सुरक्षा कवच है। ये थोड़ा अप्रत्याशित है। ताओ यू ढह चुके शहर के किनारे पेड़ों के एक झुरमुट के पास खड़ा था और अपने सामने मौजूद दुनिया की बाधा को दबाने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। ट्रेया के चेहरे पर भी कुछ गंभीरता थी। हो सकता है कि अंदर और भी अधिक दमनकारी व्यवस्था हो। सावधान रहें, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो हम पीछे हट जाएंगे। काफी देर बाद अवरोध धीरे धीरे पिघलकर खुल गया, जिससे एक दरार बन गई। फिर ताओ यू और ट्रेया अंदर चले गए और वृक्षों के झुरमुट में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने पर उन दोनों को दुनिया की शक्ति से किसी भी प्रकार का अत्यधिक दमन महसूस नहीं हुआ। दमन तो पांडोरा पर मौजूद दमन से भी कम था। इसके बजाय इसने उनकी शक्ति को अपने चरम पर पुनः प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। लेकिन उसी समय एक अजीब सी आशंका उत्पन्न हुई, मानो दुनिया किसी प्रकार की अराजकता में डूबी हुई हो। ताओ यू विश्व अवरोध के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और अपने वास्तविक सार और रक्त को परिवर्तनों को ध्यानपूर्वक महसूस करने के लिए प्रेरित कर रहा था। मुझे इस जगह को लेकर कुछ बुरा सा एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ खतरा मंडरा रहा है। शायद हमें पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। हालांकि ट्रेया अब पांडोरा के दमन से मुक्त हो चुकी थी और अपनी चरम अवस्था में लौट आई थी, फिर भी इस भावना ने उसे कुछ हद तक झिझक पैदा कर दी थी। ऐसा लगता है कि आसपास कोई खतरा नहीं है। ऊपर से देखने पर वे सभी आम लोगों जैसे लग रहे थे। यह एक शांतिपूर्ण शहर होना चाहिए। पहले किसी से पूछ लेते हैं। ताओ यू के ऐसा कहने के कारण तैरते शहर से आई ट्रेया एक खतरनाक दीवार के नीचे खड़े होना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। अपनी सर्वश्रेष्ठ शारीरिक स्थिति में वापस आने के बाद ताओ यू को लगा कि किसी साधारण व्यक्ति से सलाह लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि जिस जगह से वे दोनों अंदर गए थे वह एक छोटा सा उपवन था, फिर भी वे पेड़ों के बीच से आगे कुछ इमारतें देख सकते थे। दूसरी ओर उनके कपड़े उस दुनिया के अनुरूप काफ़ी अच्छे थे, और ताओ यू द्वारा जुबान टाई हैवी स्वॉर्ड को शव छिपाने वाले दर्पण में रखने के बाद भी वे बेमिल नहीं लग रहे थे। पेड़ों के झुरमुट से आगे बढ़ते हुए आप पहाड़ की ढलान पर बने कई छोटे घरों के पीछे पहुंचेंगे, जिनके सामने एक सड़क है। इससे प्रेरित होकर ताओ यू ने तुरंत एक बूढ़ी महिला को ढूंढ लिया जो सड़क पर बैठी धूप सेंक रही थी और विस्मयकारी भाव से आकाश को निहार रही थी। सर, ये जगह कहाँ है? यहाँ ये बदलाव कितने दिनों से हो रहे हैं? ताओ यू ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संकेत दिया कि स्वाभाविक रूप से इतने बुजुर्ग व्यक्ति के साथ विफलता की कोई संभावना नहीं थी। ये फुयुकी शहर है। यहाँ लगभग एक सप्ताह से बिजली गुल है। फुजिमुरा समूह के लोग सभी से अपने भोजन और आपूर्ति का जायजा लेने के लिए आए हैं। बुजुर्ग महिला धीरे धीरे बोली, लेकिन उसकी बातों से ताओ यू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। फुयुकी शहर का शांत कस्बा, क्या ये वही जगह है जहाँ एक गुप्त होली ग्रेल युद्ध चल रहा है, जहाँ केवल एक छोटा सा गैस विस्फोट होता है? बकवास। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दुनिया की इच्छाशक्ति का अवरोध इतना मजबूत है, भले ही यह सिर्फ एक शहर हो। अगर यह फुयुकी है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। भाइयों, देखो ये क्या है। ये तो अचानक ही प्रकट हो गया। इसी क्षण ताओ यू के कानों में ट्रेया की आवाज़ सुनाई दी, और फिर उसने देखा कि ट्रेया ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और उसके हाथ के पिछले हिस्से पर अजीबोगरीब रेखाएं दिखाई दीं। आदेश मंत्र उसे पवित्र ग्रेल द्वारा चुना गया था। फिर ताओ यू ने उसे दोबारा देखने के लिए अपना हाथ उठाया। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसके हाथ के पिछले हिस्से पर 3 कमान सील बन गईं और उसे हल्का दर्द महसूस हुआ। ओह, मुझे भी चुन लिया गया। समस्या यह है कि मुझे नहीं पता कि चीज़ें पूरी तरह से बिगड़ चुकी हैं या नहीं, और मुझे अनुमानित समय भी निर्धारित करना है। मुझे नहीं पता कि होली ग्रेल पागल हो गया और बेतरतीब ढंग से कमांड सील जारी करने लगा, या फिर मूल प्रतिभागी फुयुकी पहुंचने से पहले ही अलग हो गए। ये होली ग्रेल शायद भ्रष्ट दुनिया की इच्छाशक्ति का एक और उदाहरण है। ताओ यू ने भाग्य के बारे में अपनी समझ को शीघ्रता से व्यवस्थित किया। 0 में सेबर ने पवित्र ग्रेल को चकनाचूर कर दिया था, और ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके अंदर कुछ अशुद्ध सा था। ये चीज़ शायद एक पतनशील दुनिया का केंद्र है। हालांकि ऐसा लगता है कि होली ग्रेल के अलावा यहाँ कोई अन्य प्रणाली प्राप्त करना मुश्किल है। यहाँ तक कि अगर आप किसी वीर आत्मा को मार भी देते हैं तो वह होली ग्रेल में वापस लौट जाएगी। यही युद्ध की कार्यप्रणाली है।
हालांकि जब ताओ यू ने वीर आत्माओं को मारने के बारे में सोचा तो उसके होंठ फड़कने लगे और उसे एनीमे में दिखाए जाने वाले उन अतिरंजित गैस विस्फोटों की याद आ गई। शहरों को निशाना बनाने वाले वे खजाने, साथ ही वे तर्कहीन कारण आधारित लॉकिंग हमले अपनी ही शक्ति को दबाने की क्षमता रखते हैं, और व्यक्तियों के खिलाफ उनके निश्चित घातक हमले काफ़ी परेशानी पैदा कर सकते हैं। लेकिन शक्ति के मामले में उसे लगता था कि वह सामान्य वीर आत्माओं के बराबर ही होगा। यिन यांग पंच तत्व दिव्य वज्र एक तरह से शक्तिशाली शत्रुतारोधी हथियार था। सौभाग्य से यह एक ऐसी दुनिया है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सौभाग्य से मुझे फेट बहुत पसंद था। मैंने ज़ीरो, FSN और UBW देखे हैं और कुछ समय तक कार्ड गेम भी खेले हैं। मैं कथानक से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ। चाहे बड़े बदलाव हों या छोटे, मुझे जानकारी का लाभ मिलता है। ताओ यू को बहुत आत्मविश्वास महसूस हो रहा है। सबसे पहले अपने वीर आत्मा को बुलाओ, फिर आप में से एक दो वीर आत्माओं के बराबर होगा। ट्रेया और उसकी वीर आत्माओं को भी शामिल कर लो तो चौथे युद्ध में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन पांचवें युद्ध में फ़ायदा मेरे हाथ में होगा। ताओ यू, जिसने हेवन फील रूट नहीं देखा था, फिर भी अपने आत्मविश्वास पर कायम थी। स्टॉप। अध्याय 404 फुयुकी की वर्तमान स्थिति। अध्याय 404 फुयुकी की वर्तमान स्थिति। मुझे नहीं लगता कि यह कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें इस दुनिया के रहस्य शामिल हैं। मैं इसे अभी छुपा दूंगा और फिर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करूंगा जो पता लगा सके कि ऐसा क्यों है। ताओ यू ने शरीर को छुपाने वाले दर्पण से कपड़े का एक टुकड़ा फाड़कर अपने हाथ पर लपेट लिया और साथ ही एक टुकड़ा थेरेसा को भी दे दिया। कुछ सूक्ष्म विवरणों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि हम अब 5वें विश्व युद्ध में हैं। अध्याय के सबसे तेज अपडेट के लिए कृपया वेबसाइट का पता याद रखें। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये जगह ठीक नहीं लग रही है। क्या हमें पहले किसी और को इसे आजमाने देना चाहिए? ट्रेया ने फ्राउनिंग करते हुए कहा कि उस स्पष्ट भावना ने उसे बहुत असुरक्षित महसूस कराया। तैरते शहरों में रहने वाले लोग शायद ही कभी साहसिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। हम दोनों ही यहाँ सबसे ताकतवर हैं। क्या आप उस युवती को बुलाना चाहेंगे? स्वाभाविक रूप से हम काम बांट लेंगे। ठीक है, ट्रेया ने आह भरी और ताओ यू के पीछे चल दी। ताओ यू भी इस बारे में सोच रहा था। उसके पक्ष में मौजूद दोनों मास्टर्स कुछ हद तक अप्रत्याशित थे, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि होली ग्रेल की चयन प्रक्रिया खराब हो गई है। वैसे भी यह अच्छी बात नहीं है। फेट ज़ीरो में चौथे होली ग्रेल युद्ध में सर्वेंट्स को बुलाने के विवरण के अनुसार, सर्वेंट्स को बुलाना मुख्य रूप से ग्रेटर ग्रेल की जादुई शक्ति पर निर्भर करता है और इसके लिए केवल एक अनुष्ठान की आवश्यकता होनी चाहिए। लेकिन असल मुद्दा तो यह है कि मुझे ये भी नहीं पता कि अनुष्ठान क्या होता है। रिन तोहसाका जानती है, उपनगरीय महल से इलिया निश्चित रूप से जानता है, जैसा कि मातो परिवार का वह नाम बूढ़ा व्यक्ति जानता है, और हाँ, चर्च से किरेई कोटोमाइन भी जानता है। ताओ यू की मानसिक ऊर्जा अब तेजी से संबंधित एनीमे की यादों को निकाल रही है। मैंने व्यक्तिगत रूप से रिलीज की गई तीनों एनीमे सीरीज देख ली हैं, और इससे पहले मेरे पास कभी भी इतनी अधिक जानकारी नहीं थी। ताओ यू की नज़रों में मापो एक पूर्ण खलनायक था, चौथे और पांचवें होली ग्रेल युद्धों में सबसे बड़ा खलनायक बॉस, और मातो परिवार का वह छोटा बूढ़ा आदमी भी एक अच्छा इंसान नहीं लगता था। हालांकि वह पहले से ही बहुत बूढ़ा है और शायद उसमें ज़्यादा ऊर्जा नहीं बची है। वह पांचवें होली ग्रेल युद्ध की दौड़ में भी शामिल नहीं है, इसलिए उसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआती दौर में इलिया थोड़ा संकी था। वह अक्सर बारसाका पर हमला करने के लिए उस पर निशाना साधता था, जिससे वह काफ़ी खतरनाक बन जाता था। इसलिए सभी बातों पर विचार करते हुए अपनी तीखी जुबान लेकिन दयालु हृदय वाली रिन तोहसाका वास्तव में अधिक उपयुक्त है। हालांकि उनके पास सिद्धांतों का एक पूरा समूह था, जैसे कि गोपनीयता की आवश्यकता और अस्थायी गठबंधनों के बाद शत्रुता का सिद्धांत, लेकिन वे अविश्वसनीय रूप से कोमल हृदय के थे और उन्होंने कभी कोई कठोर कदम नहीं उठाया। देखने में चतुर लेकिन स्पष्ट रूप से मूर्ख, तोसाका परिवार काफ़ी मशहूर होगा। इसलिए ताओ यू जब यही सोच रही थी, तभी उसे दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी और उसने आवाज़ की दिशा में गली के अंत की ओर देखा। तभी छात्रों जैसे दिखने वाले कुछ लोग इस दिशा में दौड़ते हुए आए और उनकी आवाज़ें हल्की हल्की सुनाई दीं। यही वह जगह होनी चाहिए। इससे ताओ यू का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या उनका भेद खुल गया था? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके बगल में खड़ी ट्रेया भी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसे वास्तव में नई भूमि में अग्रणी बनने का ज़्यादा अनुभव नहीं था। हम पहले पीछे क्यों नहीं हट जाते? वे तो बस कुछ साधारण छात्र हैं, तुम डरपोक। लेकिन जल्द ही ताओ यू ने भी बोलना बंद कर दिया, क्योंकि उस छात्र समूह में लाल बालों वाला एक लड़का और चोटी वाली एक खूबसूरत लड़की भी शामिल थी। कई समूह, क्या वे बस यूं ही एक दूसरे से टकरा गए? ये किस तरह की निगरानी की तकनीक है? जहां तक जादूगरों की बात है, रिन तोहसाका कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर उसके वीर आत्मा तीरंदाज को पहले ही बुलाया जा चुका है, तो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। हालांकि आर्चर भविष्य का शिरोएमिया है, लेकिन उसका व्यक्तित्व स्पष्ट रूप से बदल गया है।
जब कार्रवाई का समय आता है तो वह जरा भी संकोच नहीं करता और निर्णायक होकर हत्या करता है। ताओ यू को भी उनके उसकी ओर दौड़ते हुए देखकर सतर्कता का भाव महसूस हुआ। जैसे ही वे पास पहुंचे, ऐसा लगा जैसे उन्होंने ताओ यू और बूढ़ी औरत को देख लिया हो। उनकी आंखें चमक उठीं और वे उनकी ओर बढ़ने लगे। उनके पास पहुंचने से पहले ही उन्होंने रिन तोसाका को हाथ हिलाते और पुकारते हुए सुना, माफ़ कीजिए बीच में टोकने के लिए, लेकिन क्या आपने थोड़ी देर पहले यहाँ आसपास कोई अजीब हेलीकॉप्टर और ड्रैगन देखे थे? ये सुनकर ताओ यू ने राहत की सांस ली और अचानक उसे एहसास हुआ कि आरडीए का हेलीकॉप्टर जरूर उतर चुका है और उसके एलियन ड्रैगन को देख लिया गया है, जिसके कारण युवाओं का समूह दौड़कर उसके पास पहुंचा। क्या आपने यहाँ पहले कभी कुछ उड़ता हुआ नहीं देखा? ताओ यू ने एक सवाल के साथ जवाब दिया, चूंकि वह यहाँ कई दिनों से था और पांडोरा पर मौजूद प्रजातियों की प्रचुरता को देखते हुए एकरान जैसे छोटे उड़ने वाले ड्रैगन का यहाँ से उड़ना सामान्य बात थी। ताओ यू आसानी से इस जगह का निवासी होने का दिखावा कर सकता था। अगर वे कभी मिले भी ना होते तब भी यह संभव होता, खासकर इसलिए क्योंकि यह एक अलंकारिक प्रश्न था जिससे ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। मैंने इसे पहले भी देखा है, लेकिन यह अलग है। ऐसा लगा जैसे अजगर को नियंत्रित करके उतारा जा रहा हो। इतना ही नहीं, यहाँ एक अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर भी है जो हमारी वर्तमान समस्या का समाधान कर सकता है। दौड़ते हुए आई रिन तोसाका भी थोड़ी थकी हुई लग रही थी। वह हौंफ रही थी, हाथ घुटनों पर रखे हुए थी और माथे पर थोड़ा पसीना था। जे के यूनिफॉर्म के साथ पहनी गई काली स्टॉकिंग्स ने सचमुच उनकी इस प्रतिष्ठा को पुष्ट किया कि उनके पैर बेहद खूबसूरत हैं। तो मुझे माफ़ करना, हम अभी अभी नीचे आए हैं और शायद पहले ध्यान नहीं दिया होगा। आप जानते हैं, बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती। ताओ यू ने कुछ खेद व्यक्त करते हुए कहा, फिर बदले में पूछा, क्या आप छात्र स्वयंसेवक हैं? आपके यहाँ स्थिति कैसी है? ताओ यू सवालों के जवाब देती रही, साथ ही साथ रिन तोसाका और शिरो एमिया के हाथों के पिछले हिस्से पर भी नज़र डालती रही। और सच में वे सभी ब्लॉक हो गए थे। एमिया शिरो को शायद पता नहीं था कि वह निशान क्या था। उसके हाथ पर बंधी सफ़ेद पट्टी को देखकर लगता है कि शायद किसी घाव पर पट्टी बांधने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन तोसाका रिन ने शायद जानबूझकर इसे छिपाया था। हाँ, अभी हमारे पास कर्मचारियों की कमी है। हम कुछ सामानों की गिनती में मदद कर रहे हैं। अगर हम अपना शहर नहीं छोड़ पाए तो अंततः हमारे पास भोजन और यहाँ तक कि पानी भी खत्म हो जाएगा। रिन तोसाका बोलते समय चिंतित लग रही थी। उन्होंने बताया कि नदी में पानी, बिजली या गैस नहीं है और वह स्थिर हो गई है। हालांकि अभी भी कुछ बोतलबंद मिनरल वाटर उपलब्ध है, लेकिन वह भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। हमें बाल्टियों से पानी लाना पड़ेगा और खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वे पहले से ही कुछ लकड़ी के फर्नीचर को तोड़ रहे हैं और फुजिमुरा समूह ने उपनगरीय जंगलों में पेड़ काटने के लिए सक्षम पुरुषों को संगठित करना शुरू कर दिया है। ये स्पष्ट नहीं है कि वे इसे कब तक जारी रख पाएंगे। होली ग्रेल युद्ध को भी 50 साल पहले शुरू कर दिया गया था। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या यह इस बदलाव के कारण हुआ था। अरे, आप सभी के परिश्रम के लिए धन्यवाद। सही समय मिलते ही ताओ यू ने अपने हाथ का पिछला हिस्सा दिखाया, जो विशेष रूप से कपड़े की पट्टियों से लपेटा हुआ था, और अपने गाल को खुजलाया। निश्चित रूप से उसकी हरकतों ने तुरंत रिन तोसाका का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उस संवेदनशील लड़की की पुतलियां सिकुड़ गईं, और फिर उसने विशेष रूप से ट्रेया के हाथ के पिछले हिस्से को भी देखा। जी हाँ, कुछ तो थे। उसने केवल शिरो की पट्टियां देखीं और कुछ भी नहीं समझ पाए, क्योंकि वह बेवकूफ़ सचमुच आसानी से घायल हो जाता था। ताओ यू के हाथ पर उलझे हुए बालों को देखकर शायद किसी को संदेह ही होता, लेकिन ट्रेया को भी उसी समय इस हालत में देखकर लगता है कि बहुत सारे संयोग हैं। हालांकि सावधानी बरतते हुए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। फुयुकी के अचानक इस तरह बदल जाने के कारण उसे लगा कि एकमात्र उपाय पवित्र ग्रेल को प्राप्त करना और कोई इच्छा मांगना ही है। हालांकि चूंकि उसका गुरु और उसका स्वामी एक दूसरे के दुश्मन हैं, इसलिए वह आसानी से अपनी पहचान उजागर नहीं करेगी। अरे यार, हमें आर्च को लकड़ी काटने भेजने की बजाय उसे बुला लेना चाहिए था। रिन तोसाका को अपने घर के फर्नीचर से भावनात्मक लगाव था, इसलिए उसने खाना पकाने में आसानी के लिए आर्च से लकड़ी कटवाई। हालांकि यह अभी भी अनिश्चित था कि उन्होंने किसी वीर आत्मा को बुलाया था या नहीं, लेकिन इस तरह का अचानक संपर्क थोड़ा जोखिम भरा लग रहा था। वह बहुत छोटा दिखता है, लगभग मेरी ही उम्र का, लेकिन मैंने उसे कभी स्कूल में नहीं देखा। वह मुझसे कुछ साल बड़ा होगा, या फिर यह मैजिक एसोसिएशन का कोई जादूगर है। कैसा रहेगा अगर हम आपकी हर योजना में आपकी मदद करें? ताओ यू की बातों से ट्रेया हैरान रह गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। पहले खुद को इस स्थिति में ढालना और इसके बारे में और अधिक जानना एक अच्छा निर्णय था। बुद्धिमत्ता हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। ओह बढ़िया, हमारे पास अभी कर्मचारियों की कमी है। हमारा मुख्य काम कुछ जानकारी एकत्र करना और फिर प्रतिक्रिया प्राप्त करना है। रिन तोसाका ने बस इतना कहा कि वह भी उन दोनों को देखना चाहती है। मैं एक बेहतरीन जादूगर हूँ, इसलिए मुझे किसी बात का डर नहीं है।
उनकी तथाकथित परामर्श बैठक का उद्देश्य ये देखना था कि दैनिक आवश्यकताओं के समग्र प्रबंधन पर लोगों की क्या राय है। ऐसे समय में हमें वास्तव में एक साथ मिलकर इस संकट से निपटना होगा और इस कठिन समय का सामना करना होगा। फिर पवित्र ग्रेल युद्ध समाप्त होने के बाद वह पवित्र ग्रेल को हासिल कर लेता है और दुनिया को बचाता है। स्टॉप। अध्याय 405 मास्टर्स। अध्याय 405 मास्टर्स। होमुराहारा अकादमी फुयुकी शहर का एक हाई स्कूल है। फुयुकी शहर के एक गहरे भूभाग में समा जाने और बिजली कट जाने के कारण शाम ढलते ही अकादमी में पूरी तरह अंधेरा छा जाता है। इस समय खेल के मैदान में कई बड़े बर्तन रखे हुए थे जिन्हें पत्थरों के ढेर से बने अस्थायी चूल्हों पर रखा गया था और उनके नीचे जलाऊ लकड़ी रखी हुई थी। जलती हुई लकड़ियां चटकने और फूटने की आवाज़ कर रही थीं और आग का धुआं बर्तन में पक रहे भोजन के साथ मिल रहा था, जिससे वातावरण में एक देहाती प्राकृतिक आकर्षण भर रहा था। स्कूल के गेट पर एक उत्साही महिला शिक्षिका ने लौट रहे छात्रों पर काफ़ी तीखे स्वर में चिल्लाया, आप सभी के परिश्रम के लिए धन्यवाद। घर जाने से पहले स्कूल में कुछ खा लीजिएगा, काम जल्द ही पूरा हो जाएगा। ये पुस्तक पहली बार प्रकाशित हो रही है जो आपको त्रुटियों और अव्यवस्थित अध्यायों से मुक्त पठन अनुभव प्रदान करती है। फुजिमुरा ताइगा होमुराहारा अकादमी में शिक्षिका और फुयुकी के सबसे बड़े क्लब फुजिमुरा ग्रुप की नेता हैं। उन्हें एमिया शिरो के दत्तक पिता पूर्व सेबर मास्टर एमिया किरित्सुगु पर क्रश था और वह एमिया शिरो की अभिभावक भी हैं। हालांकि रोजमर्रा की जिंदगी में एमिया शिरो ही उसकी देखभाल करता है, जो घर के कामकाज में माहिर है। अब जबकि फुजिमुरा समूह के प्रभाव के कारण फुयुकी बाहरी दुनिया से कट गया है, ये कहा जा सकता है कि फुयुकी के शब्दों का वजन फुयुकी नगर के राज्यपाल के शब्दों से कहीं अधिक है। अब संगठनात्मक कार्य का जिम्मा वास्तव में फुजिमुरा समूह ने ही संभाला है। फुजिमुरा समूह के सदस्यों द्वारा कार्यभार संभालने और फुयुकी के वास्तव में एक सरल और ईमानदार लोक संस्कृति वाला स्थान होने के कारण ही इस घटना से कोई दंगा नहीं हुआ और समग्र स्थिति स्थिर बनी रही। अन्यथा अगर आंतरिक रूप से सब कुछ बिखर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दिन भर भागदौड़ कर रहे छात्र और फुजिमुरा समूह के सदस्य खुशी से झूम उठे। साथ मिलकर काम करने के बाद उन्होंने एक साथ भोजन किया जो एक रस्म जैसा लग रहा था। विशेषकर आज के दमनकारी माहौल में एकजुट होकर ही हम सुकून और सुरक्षा का अनुभव कर सकते हैं। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। रिन तोहसाका ने अपनी पिंडली को रगड़ा, उसका चेहरा उतर गया। फिर उसने ताओ यू और ट्रेया की ओर देखा जो न तो लाल थे और न ही हौंफ रहे थे, और इस तरह उसे अपनी समझ पर और भी यकीन हो गया। ये दोनों। लेकिन जैसे ही रिन तोहसाका ने स्कूल में कदम रखा उसे अचानक दमन का एहसास हुआ। क्या ये कोई बाधा थी? वह तुरंत मुड़कर ताओ यू और टेरेसा की ओर देखने लगी। नहीं, वे आज सुबह वहां नहीं थे, लेकिन आज वे सभी मेरी नाक के नीचे ही मेरी मदद कर रहे हैं। क्या इसे उनके वीर आत्माओं द्वारा स्थापित किया गया हो सकता है, या अन्य गुरुओं द्वारा? ताओ यू ने भी स्कूल में कदम रखते ही कुछ अलग महसूस किया। ट्रेया की ध्यान लगाने की क्षमता भी काफ़ी मजबूत थी और उसने भी भौहें चढ़ा लीं। इस भाव ने रिन तोहसाका का भी ध्यान आकर्षित किया और उसने निष्कर्ष निकाला कि वास्तव में वे दोनों नहीं थे। ताओ यू ने तुरंत ही इस बात को समझ लिया। भले ही पूरा फुयुकी अराजकता में डूबा हुआ है, शिंजी में जरा भी बदलाव नहीं आया है। ताओ यू को शिंजी मातोहू के प्रति घृणा के सिवा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे यह नहीं पता था कि इस व्यक्ति ने सकुरा पर भी हमला किया था, लेकिन देखे गए दो हिस्सों के आधार पर ताओ यू को लगा कि यह व्यक्ति एक नीच इंसान है। शायद इसलिए कि उसके पास पर्याप्त जादुई शक्ति नहीं है। वह अपने वीर आत्मा मेडुसा, जो एक राइडर क्लास सर्वेंट है, को एक इंसान की जीवन शक्ति प्रदान करने के लिए एक अवरोध बना रहा है। ऐसा लगता है कि वह किसी प्रकार की किताब का उपयोग करके राइडर को नियंत्रित कर रहा है। हालांकि ये फिलहाल अपने शुरुआती चरण में है और अभी तक इसे सक्रिय नहीं किया गया है जिससे अवरोध के अंदर मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचे। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ खतरनाक है। ट्रेया को इन सब बातों का पता नहीं था और बोलते समय उसके चेहरे पर शिकन आ गई। वह इसे स्पष्ट रूप से समझा नहीं सकती थी, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये बात रिन तोहसाका के कानों तक पहुंची और उसके मन में ट्रेया के प्रति थोड़ा और सकारात्मक भाव जागा, ये सोचकर कि यह गुरु बुरा नहीं है। अरे वाह, आप सब वापस आ गए। इतनी खूबसूरत महिला आपको कहाँ से मिली? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। तभी नीले बालों वाले मातोहू शिंजी की थोड़ी शरारती आवाज आई। इसी क्षण उनकी नज़र थेरेसा पर पड़ी, जिसका चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। दरअसल उम्र के लिहाज से ताओ यू, टेरेसा और छात्रों के इस समूह में ज़्यादा अंतर नहीं है। ट्रेया ने शिंजी को कुछ घृणा भरी नज़रों से भी देखा। शिंजी, यह एक स्वयंसेवक है जिसने रास्ते में हमारी मदद की। सबसे पहले शिरो एमिया ने अपनी बात रखी, जो एक ईमानदार व्यक्ति था। कुछ मायनों में उसे और शिंजी को दोस्त माना जा सकता था, भले ही शिंजी का उसके प्रति हमेशा से ही अनफ्रेंडली रवैया रहा हो। लेकिन शिरो एमिया वास्तव में एक दयालु व्यक्ति था जो बुराई का जवाब अच्छाई से देता था।
चलिए एक दूसरे को जान लेते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। शिंजी मुस्कुराया और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन ताओ यू ने सीधे उसकी कलाई पकड़ ली। शिंजी की कलाई में तेज दर्द हुआ, जिससे उसे पसीना आने लगा। क्या कभी किसी ने आपसे कहा है कि आप कंजूस हैं? ताओ यू ने दूसरे आदमी का हाथ उठाया, फिर लापरवाही से अपनी जेब में हाथ डालकर झूठे मंत्री की किताब निकाल ली। क्योंकि शिंजी मास्टर नहीं है बल्कि मातो साकुरा है, इसलिए मातो साकुरा की एक कमांड सील का उपयोग करके ये झूठे सेवकों की पुस्तक बनाई गई थी। ये शिंजी को अस्थायी मास्टर बना सकती है, और इसमें थोड़ी सी जादुई शक्ति होने के कारण यह उसे कुछ बुनियादी जादू का उपयोग करने की अनुमति भी दे सकती है। झूठे सेवक की पुस्तक, इसमें कमांड सील्स का एक अंश समाहित है जो इसके स्वामी को राइडर पर नियंत्रण प्रदान करता है। वर्तमान स्वामी शिंजी मातो। स्वामी या सेवक की मृत्यु पर यह पुस्तक लुप्त हो जाएगी। यह इच्छाशक्ति को अवशोषित नहीं कर सकती। यह एक बंधा हुआ सामान निकला। ताओ यू ने भौहें ऊपर उठाईं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह क्या है? मुझे थोड़ी जिज्ञासा है। छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है। शिंजी अपनी कलाई में दर्द के कारण रो रहा था और बिलख रहा था। राइडर, आओ और मुझे बचाओ। जैसा कि सभी जानते हैं, होली ग्रेल वॉर एक गुप्त प्रतियोगिता है, इसलिए मेडुसा के प्रकट होने से पहले ताओ यू ने फुसफुसाकर कहा, उसके बाहर आने से पहले ही मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे बचाने मत आओ। इस प्रतिक्रिया की गति ने ताओ यू को काफी आश्चर्यचकित कर दिया। ये देखकर अन्य छात्र भी भ्रमित प्रतीत हुए, जिससे प्रेरित होकर रिन तोसाका, जिसने हमेशा होली ग्रेल युद्ध में अपने कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निभाया था और जो 3 आरंभिक परिवारों में से एक थी, ने तुरंत आगे बढ़कर हाथ हिलाकर स्पष्टीकरण दिया। हाँ, वे तो बस मजाक कर रहे हैं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा। बोलते बोलते उसने एक हाथ से एक व्यक्ति को पकड़ा और उसे एक तरफ घसीट कर ले गया। ट्रेया भी शुरू में कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसे किताब में कुछ खास बात महसूस हुई और रिन तोसाका के कार्यों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उन्हें कुछ तो पता होना चाहिए। फिर बिना कोई आवाज किए वह बस उनके पीछे पीछे चला गया। शिरो को इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पास ये चीज़ है, क्योंकि उसका हाथ घायल था और पट्टियों से लिपटा हुआ था, लेकिन शिंजी और रिन तोसाका की स्थिति देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके पास चला गया। हालांकि वह अभी नौसिखिया ही है, लेकिन वह वास्तव में एक जादूगर है और उसने झूठे मंत्रियों की किताब में कुछ गड़बड़ी महसूस की। इसके अलावा उसके भीतर एवलॉन की उपस्थिति के कारण उसका गुण तलवार में बदल गया, इसलिए उसकी क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है। रिन तोसाका द्वारा बुलाए गए धनुषधारी योद्धा आर्चर भविष्य के शिरोएमिया हैं। कई सेवकों में उनकी शक्ति उत्कृष्ट मानी जाती है। वे एक नियतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। रिन तोसाका ने शिरोएमिया को पास आते देखा और कुछ कहने ही वाली थी कि ताओ यू ने पहले ही बोल दिया। उसके हाथ के पिछले हिस्से को देखो, शायद उसमें भी तुम्हारी ही तरह कोई समस्या हो। एमिया शिरो थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने गलती से अपना हाथ काट लिया। रिन तोसाका पहले तो चौंक गई, लेकिन जब उसने देखा कि वे भीड़ से काफी दूर हैं और कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, तो वह दौड़कर गई और शिरोएमिया के हाथ से पट्टियां हटा दीं। बिल्कुल, इसमें कमांड सील मौजूद थे। ये तो अजीब है, ये चीज़ कब प्रकट हुई? एमिया शिरो सचमुच अनजान प्रतीत हो रहा था और कुछ हद तक हैरान दिख रहा था। इसी क्षण ताओ यू ने भी अपने हाथ से कपड़े की पट्टी हटा दी, जिससे उसकी कमांड सील दिखाई दी, और ट्रेया ने भी ऐसा ही किया। 5 मास्टर्स इस मौके पर मौजूद थे। हे भगवान, मुझे लगता है यह अभूतपूर्व है। आधिकारिक तौर पर शुरू होने से पहले ही 5 मास्टर्स की मुलाकात हो चुकी है। रिन तोसाका ने अपना माथा रगड़ा, उसे हल्का सिरदर्द महसूस हो रहा था और उसने अपना भेष भी उतार दिया। होली ग्रेल वॉर के पर्यवेक्षक किरेई कोटोमाइन को उनका शिक्षक माना जाता है। इसके अलावा होली ग्रेल युद्ध के 3 संस्थापक परिवारों में से एक होने के नाते उनके पास होली ग्रेल युद्ध के बारे में काफ़ी जानकारी है। कौन सा गुरु? एमिया शिरो ने पूछा। मैं भी जानना चाहता हूँ। ताओ यू ने एक वाक्य जोड़ा। ताओ यू की प्रतिक्रिया ने रिन तोसाका और शिंजी मातो दोनों को आश्चर्यचकित कर दिया। शुरू में उन सभी को लगा कि ताओ यू और टेरेसा जादूगर हैं। विशेष रूप से शिंजी को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वह फिर से अजेय हो गया हो। उसने ताओ यू द्वारा पकड़े हुए हाथ को नज़रअंदाज कर दिया और जोर से हंस पड़ा। हाँ, तो तुम एक बेचारे ऐसे इंसान हो जिसे होली ग्रेल युद्ध के बारे में पता नहीं था और तुम्हें इसमें घसीट लिया गया। आज मैं तुम पर दया दिखाऊंगा। जैसे ही ताओ यू ने अपनी पकड़ मजबूत की, मातो शिंजी दर्द से फिर से चीखने लगा। वह मूर्ख है जो स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। रिन तोसाका ने अपना माथा रगड़ा, उसे हल्का सिरदर्द महसूस हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि आर्चर आसपास आया था, लेकिन उसने खुद को दिखाया नहीं था। ताओ यू को भी एक गहरा संकट उभरता हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। पहले छिपे हुए राइडर्स की तुलना में रेड आर्चर कहीं अधिक बड़ा और मजबूत संकट पैदा करता है। उसने मुझे पहले ही पहचान लिया है, उसमें जागरूकता की बहुत प्रबल भावना है।
रेडे की आवाज़ रिन तोहसाका के कान से आई। तो क्या आप दोनों मुझे बता सकते हैं कि होली ग्रेल वॉर क्या है, और मेरे हाथ में जो चीज़ है उसका असल मकसद क्या है? ताओ यू के शब्दों से शिंजी के चेहरे पर पीड़ा का भाव आ गया। रिन, उन्हें होली ग्रेल युद्ध के बारे में पता नहीं है, और शायद उन्होंने अभी तक अपने सेवकों की भर्ती भी नहीं की है। यह एक शानदार अवसर है, हम मिलकर उन्हें हरा सकते हैं। बेवकूफ़, वीर आत्माएं अभी तक पूरी तरह से यहाँ नहीं आई हैं, हम युद्ध कैसे शुरू कर सकते हैं? ये बेकार है। रिन तोहसाका के चेहरे पर अवाक भाव था। मुझे नहीं पता शिंजी मातोहू कैसे गुरु बन गए, लेकिन मातोहू परिवार का पतन सचमुच हो गया है। यह अविश्वसनीय है कि एक इतना अनुभवहीन व्यक्ति परिवार का प्रतिनिधि बन गया है। ताओ यू और थेरेसा को और फिर एमिया शिरो को देखते हुए अपनी तीखी जुबान लेकिन कोमल हृदय वाली रिन तोसाका ने अंततः आह भरी। ठीक है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं आपको होली ग्रेल युद्ध के बारे में बताता हूँ। स्टॉप। अध्याय 406। क्या आप इसे हत्यारा कहते हैं? अध्याय 406। क्या आप इसे हत्यारा कहते हैं? 7 सेवक, वीर आत्माएं। थेरेसा की आंखें थोड़ी चमक उठी, उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके हाथ में मौजूद चीज़ वीर आत्माओं को बुला सकती है। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वीर आत्माएं कितनी शक्तिशाली थीं, लेकिन ये दुनिया बहुत शक्तिशाली थी। ये कमज़ोर नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यवश ये केवल एक अस्थायी पहुंच विशेषाधिकार है जो किसी समारोह में भाग लेने के लिए है। आप पहले जुड़कर देख सकते हैं। क्या आप जादूगरों के पास कोई प्रशिक्षण विधियां हैं? ट्रेया को तुरंत इन बातों का ख्याल आया। जादूगर शब्द सुनते ही उसके मन में दूसरी दुनिया के जादूगरों का ख्याल आया। दरअसल स्टारशाइन सिटी में भी कुछ लोगों ने इसी तरह का रास्ता चुना था या अपने वंश का चतुराई से इस्तेमाल किया था। उनमें अपार क्षमता और अपार संभावनाएं थीं। रिन तोहसाका अचंभित रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि वे बिल्कुल नौसिखिया होंगे, लेकिन उनकी शारीरिक हालत में क्या खराबी थी। वे दिन भर थके हुए थे और बिल्कुल ठीक लग रहे थे। हालांकि रिन तोहसाका दूसरों का फायदा उठाने वालों में से नहीं है, इसलिए निष्पक्षता बरतते हुए उसने अपनी बात रखी और स्पष्टीकरण दिया। निस्संदेह इसमें साधना शामिल है, लेकिन जादूगरों को पीढ़ियों से चली आ रही अपनी पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर रहना पड़ता है। ये संचय के बारे में है और इसके लिए जादू के सर्किट की प्रतिभा की आवश्यकता होती है। ये कहते हुए उसने शिंजी की ओर देखा, जिसका चेहरा नाखुश लग रहा था। शिंजी में जादू की कोई प्रतिभा नहीं थी। ये सुनकर ट्रेया आह भरे बिना नहीं रह सकी। ये फिर से प्रतिभा ही थी, बिल्कुल एक निंजा के चक्र की तरह। धनुष, तलवार, भाला, घुड़सवार सेना, जादूगर, हत्यारा, उन्मादी, 7 वर्ग, 7 उस्ताद। ये दिलचस्प है। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें कैसे बुलाया जाए। ताओ यू ने एक सामयिक प्रश्न पूछा, जिससे रिन तोहसाका एक पल के लिए झिझक गई, फिर आह भरकर बोली। आवाहन की रस्म सरल है, लेकिन एक बार जब सभी 7 सेवक एकत्रित हो जाएंगे तो पवित्र ग्रेल युद्ध आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगा और फिर हम दुश्मन बन जाएंगे। इस विशेष परिस्थिति को देखते हुए शायद हमें दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है ना? क्यों न हम पवित्र ग्रेल को बाहर निकालने का कोई तरीका खोजें और फिर समस्या का समाधान करें? ताओ यू ने अपना सुझाव दिया। दरअसल मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं होली ग्रेल को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। शहर में हुए बदलावों और नष्ट हुए जंगल को देखकर रिन तोहसाका ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। उसके सुंदर चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव आ गया। तोहसाका परिवार की वर्तमान मुखिया होने के नाते वह पवित्र ग्रेल को प्राप्त करना चाहती थी। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम अभी भी एक दोस्ताना अभ्यास सत्र कर सकते हैं। ताओ यू मन ही मन सोचने लगी, अभी इतनी अफरा तफरी नहीं मची है तो मैंने और टेरेसा ने किसका हिस्सा बदला है। हमें ठीक से नहीं पता कि वह कौन है, लेकिन जब उसे बुलाया जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। हम चच जा सकते हैं। पवित्र ग्रेल युद्ध का निरीक्षक वही है। जब आप आह्वान पूरा कर लेंगे तो पवित्र ग्रेल युद्ध के प्रारंभ होने की घोषणा की जा सकती है। रिन तोहसाका ने शिंजी की ओर फिर से देखा। चून की दूसरी तरफ झूठे सेवकों की किताब का इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए यह बहुत संभव था कि सकुरा ने युद्ध में भाग लिया हो। वह उसे इसमें घसीटना नहीं चाहती थी। ... सबसे पहले उन्होंने शिंजी को स्कूल की सुरक्षा दीवार तोड़ने के लिए मजबूर किया। असल में रिन तोसाका और शिरो एमिया उसे जाने देना चाहते थे, लेकिन ताओ यू नहीं चाहता था कि यह लड़का कोई परेशानी खड़ी करे, इसलिए उसने उसे झूठे मंत्रियों की किताब अपने साथ चच की ओर ले जाने के लिए मजबूर किया। किरेई कोटोमाइन मुख्य खलनायक है और उसका व्यक्तित्व वाकई थोड़ा पेचीदा है। यह अनुमान लगाना असंभव है कि वह क्या करेगा। अहम बात यह है कि गिलगामेश इस समय शहर में घूम रहा है। हमारे साथ एक और सेवक का होना ज्यादा सुरक्षित है। ताओ यू द्वारा शिंजी को दबाने की कार्रवाई अनिवार्य रूप से जबरन भर्ती का एक रूप थी। यद्यपि राइडर मेडुसा अविश्वसनीय रूप से कमजोर होने के कारण वीर आत्माओं के लिए एक कलंक है, फिर भी वह कम से कम एक वीर आत्मा तो है ही। अगर उन्हें गिलगामेश के हमले का सामना करना पड़ता है तो आर्चा और उसके आसपास होने से उन्हें कुछ समय मिल सकता है।
हालांकि गिलगामेश बहुत अहंकारी है, इसलिए उसे हम जैसे लोगों पर बिना किसी कारण के हमला नहीं करना चाहिए, जिनके पास अभी तक वीर आत्मा भी नहीं है। वीरों के राजा गिलगमेश चौथे पवित्र ग्रेल युद्ध के अवशेष हैं। अंतिम युद्ध के अंत में वे काली मिट्टी से ढक गए थे और तब से नश्वर संसार में ही रह रहे हैं। वीर आत्माओं में उनकी शक्ति लगभग अतुलनीय है। ताओ यू को रेडे की ओर से खतरे का आभास हुआ और वह जानती थी कि अकेले उसका सामना करना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। उसने पहले अपनी वीर आत्मा को बुलाने का फैसला किया। रात हो चुकी थी, लेकिन पांडोरक के ऊपर तारों से भरा आकाश कुछ हद तक दृश्यता प्रदान कर रहा था और सड़क पर बिखरी तारों की रोशनी ने एक धुंधला, शांत वातावरण बना दिया था, मानो केवल वे ही अभी भी बाहर हों। वहां बिजली की रोशनी नहीं थी, केवल कभी कभार कुछ खिड़कियों से मोमबत्ती की हल्की रोशनी दिखाई देती थी। वहां मौजूद सभी लोग बेहद कुशल और साहसी थे और उनके साथ दो वीर आत्माओं आर्चा और मेडुसा के होने से वास्तव में चिंता की कोई बात नहीं थी। रिन तोहसाका के नेतृत्व में समूह को शहर के बाहरी इलाके में कब्रिस्तान के बगल में स्थित चर्च तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा। चर्च के अंदर मोमबत्ती की टिमटिमाती रोशनी से संकेत मिल रहा था कि किरेई कोटोमाइन अभी भी जाग रहा था। जैसे ही रिन तोसाका चरमराते चर्च के दरवाजों से दूसरों को अंदर ले गई, मोमबत्ती की रोशनी में प्रार्थना करते हुए प्रतीत हो रहे किरेई ने मुड़कर देखा। अरे वाह रिन, तुम मेहमान लेकर आई हो। ऐसा नज़ारा तो बहुत ही दुर्लभ है। बकवास बंद करो, ये सब स्वामी हैं। वे तुम्हें बुलाने के लिए तुम्हारी जगह का इस्तेमाल करने आए हैं। तुम उनसे सावधानियों के बारे में भी बात कर सकते हो। रिन तोहसाका का किरेई कोटोमाइन के प्रति बहुत ही खराब रवैया है। हालांकि वह कुछ हद तक उसका शिक्षक है, लेकिन उसे लगता है कि किरेई कोटोमाइन उसके पिता की रक्षा करने में विफल रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस युद्ध के तुरंत बाद हमें इतने सारे मास्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन हमारी मुलाकात का समय थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। किरेई कोटोमाइन ने कोई हैरानी नहीं दिखाई। चर्च की कांच की छत से तारों भरे आकाश की ओर देखते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। दरअसल दुनिया की भागदौड़ से दूर जब सब कुछ प्रकृति की ओर लौटता है तो ये दुनिया अधिक प्रामाणिक प्रतीत होती है। पानी, बिजली और गैस की कमी से बाकी सभी लोग परेशान होंगे और इस कथनीय बदलाव से घबरा जाएंगे, लेकिन केवल किरेई कोटोमाइन को ही इस दुनिया से कुछ उम्मीदें थीं। उसके चेहरे के भाव देखकर ताओ यू को थोड़ा अजीब लगा। वह सचमुच एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति था। मुझे खेद है, मैंने आवेग में आकर अपना संयम खो दिया। कृपया इधर आइए, यहाँ आह्वान अनुष्ठान हो रहा है। किरेई कोटोमाइन मुनी और चर्च के पिछवाड़े की ओर चल पड़ी। मुझे लगता है कि रिन ने आपको पहले ही संक्षेप में समझा दिया है। हालांकि फुयुकी का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है, फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप पवित्र ग्रेल युद्ध के सिद्धांतों का पालन करेंगे। यह एक गुप्त युद्ध है और मुझे आशा है कि आम लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। ये सुनकर ट्रेया ने गंभीरता से सिर हिलाया। हम ऐसा करेंगे। इससे उसके बगल में खड़ा ताओ यू अवाक रह गया। उसने मन ही मन सोचा, तुम तो बड़े ईमानदार हो। एमिया शिरो ने भी एक शब्द नहीं कहा। ठीक है, चलो पहले चलते हैं। पहले कौन जाना चाहता है? जमीन पर उत्कीर्ण पैटर्न वाली जगह पर पहुंचकर किरेई कोटोमाइन मुड़ा और मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे। ताओ यू ने इनकार नहीं किया, बल्कि उसने स्वेच्छा से स्वयं ही आने की पेशकश की। साथ ही वह लगातार अनुष्ठान के विन्यासों का अध्ययन कर रहा था। वे देखने में बहुत सरल लग रहे थे, लेकिन ताओ यू को सील करने की तकनीक में एकीकृत विन्यास का समर्थन प्राप्त था और वह उनमें कुछ रहस्यमयता देख सकता था। हालांकि जादू की प्रणालियों के बारे में प्रासंगिक ज्ञान की कमी के कारण मैं अभी तक किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता। उसे अपने मन में यह बात पता थी कि भले ही उसके पास जादुई शक्तियां न हो, फिर भी वह उनसे कुछ बुनियादी जादुई अनुष्ठान सीख सकता है। जादुई सर्किट के बिना सीधे मंत्रों का उच्चारण करना मुश्किल है, लेकिन कुछ जादुई घेरे और अनुष्ठान स्थापित करके सील करने की तकनीक में दक्षता की कमी को पूरा करना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या आपके पास कोई कलाकृतियां हैं? वैसे आजकल कम समय में कलाकृतियां प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन आप अंततः कुछ न कुछ तो प्राप्त कर ही सकते हैं। किरेई कोटोमाइन ने एक सवाल पूछा था, लेकिन अब जब फुयुकी पूरी तरह से अलग थलग पड़ गई है तो अवशेष को ढूंढना वास्तव में एक असंभव काम है। यदि आह्वानित वीर आत्मा बहुत कमजोर है तो बस हार मान लो और मेरी सुरक्षा के लिए इसे चर्च को सौंप दो। मैं पहले इसे आजमा कर देखना चाहता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद ताओ यू ने शव को छुपाने वाले दर्पण को सीधे अनुष्ठान में एक माध्यम के रूप में रख दिया। मुझे नहीं पता कि मैं क्या बुला सकता हूँ, लेकिन जैसा कि दूसरे पक्ष ने कहा, मेरे पास कोई अवशेष नहीं है। लेकिन मुर्दाघर के दर्पण में इतनी सारी चीजें हैं तो निश्चित रूप से उनमें से कोई एक उपयुक्त होगी। फिर उन्होंने वे अनुष्ठानिक शब्द पढ़े जो उन्हें पहले दिए गए थे। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारा शरीर मेरे अधीन है और मेरा भाग्य तुम्हारी तलवार से जुड़ा है। जैसे ही ताओ यू ने बोलना शुरू किया, पूरी अनुष्ठानिक संरचना से प्रकाश निकलने लगा, जो फिर केंद्र में स्थित शव को छुपाने वाले दर्पण की ओर केंद्रित हो गया। उद्धरण चिन्ह ... संयम के चक्र से परे प्रकट हो, संतुलन के रक्षक।
ताओ यू के बोलते ही एक आकृति धीरे धीरे उस संरचना से बाहर निकली। उसने युद्धरत राज्यों के काल के समुराई के कवच जैसा कवच पहन रखा था, उसके बाल काले थे और उसके चेहरे पर कुछ उलझन भरा भाव था। वह मूर्खतापूर्ण और भ्रमित ढंग से अपने बालों को खुजला रहा था, मानो वह पवित्र ग्रेल द्वारा उसे दी गई किसी जानकारी को आत्मसात करने और समझने की कोशिश कर रहा हो। तो क्या मुझे इस होली ग्रेल वॉर में भाग लेना चाहिए? कोनोहा का हेडबैंड उनके माथे के सामने लटका हुआ था और हाशिरामा सेंजू ने अपने सामने मौजूद भीड़ को कुछ हैरानगी भरे भाव से देखा। हा, हत्यारा सेंजू हाशिरामा यहाँ बुलाया गया है। मेरे गुरु कौन हैं? मुझे उम्मीद है कि उनके साथ तालमेल बिठाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाशिरामा सेंजू मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा और अपना सिर खुजाया। अगर उसने समुराई कवच नहीं पहना होता तो वह खेतों में काम करने वाले एक बूढ़े किसान जैसा दिखता। इससे शिंजी, जो पूरे रास्ते ताओ यू के पीछे पीछे चल रहा था, सुअर की तरह जोर जोर से हंसने लगा। हा, देखो तुमने किसे बुला लिया। तुमने तो उसका नाम भी साफ साफ बता दिया, हत्यारा। सेंजू हाशिरामा, मैंने तो उसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। वह सेंगोकू काल का कोई मामूली आदमी ही होगा। अपने पीछे शिंजी के उपहास को नज़रअंदाज करते हुए ताओ यू की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई जब उसने अपने सामने हाशिरामा सेंजू को देखा। वाह, मैंने लॉटरी जीत ली। क्या अथाह गहराई में गिरने के कारण ही कोई व्यक्ति समस्त स्वर्गों और असंख्य लोगों से आह्वान करना शुरू कर सकता है? क्या पूंछ वाले जानवर के चक्र का उपयोग ट्रिगर के रूप में किया जा रहा है? नहीं, ये तो आसपास की दुनिया के रास्ते ही होना चाहिए। आखिर सुनागाकुरे तो पांडोरा के ठीक बगल में ही है। क्या हाशिरामा सेंजू का वर्ग हत्यारा है? हालांकि निंजा हत्या करने में माहिर होते हैं, इसलिए यह बात बेतुकी नहीं लगती। मुझे बस यह नहीं पता कि वे अपनी कितनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि यह वास्तव में अपने चरम पर होता तो इसकी युद्ध शक्ति अत्यंत मजबूत होती और विदेशी भिक्षुओं को संभवतः उनकी श्रेणी के आधार पर अनेक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता। और मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं उससे कुछ उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। वीर आत्मा के शरीर में हाशिरामा कोशिकाएं नहीं हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वह वुड रिलीज का उपयोग करना समझ सकता है। ऐसा लगता है कि उसे सीलिंग तकनीक भी आती है। इसमें जादू से संबंधित कुछ सीखना भी शामिल है। ये छोटी छोटी चीजें ठीक चल रही हैं। अगर मुझे हॉट ऑफ द वर्ल्ड का अंतिम भाग मिल जाए तो मेरी प्रतिभा पूरी तरह से साकार हो जाएगी। स्टॉप। अध्याय 407, एक रहस्यमय पिशाच। अध्याय 407, एक रहस्यमय पिशाच। अरे, दुनिया कितनी बदल गई है। ऐसा लगता है कि अब मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। इस समय हाशिरामा सेंजू कुछ स्तब्ध से प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि उन्हें पवित्र ग्रेल से कुछ जानकारी प्राप्त हुई थी। नमस्कार श्रीमान सेंजू हाशिरामा, मैं अब से आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। ताओ यू ने अपने हाथ में कमांड सील उठाई, जिसे देखकर हाशिरामा सेंजू ने सहमति में सिर हिलाया। एक निंजा होने के नाते अपने स्वामी की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपको पवित्र ग्रेल प्राप्त करने में अवश्य सहायता करूंगा। हाशिरामा सेंजू को देखने वालों ने भी अपनी अपनी राय बनाई। हालांकि वह थोड़ा भोला और लापरवाह दिखता है और बहुत सक्षम नहीं है, लेकिन कम से कम वह आज्ञाकारी तो है। ट्रेया ने कोनोहा का हेडबैंड भी देखा। डिज़ाइन अलग होने के बावजूद वह अंदाज़ा लगा सकती थी कि यह किसी खास निंजा का होगा। निंजाओं की ताकत के बारे में पहले से ही कुछ जानकारी होने के कारण वह थोड़ी हैरान थी। जिन लोगों को वीर आत्माओं के रूप में बुलाया जा सकता था वे कम से कम जोनीन थे और उनकी ताकत शायद उससे कम नहीं थी। इस दुनिया में व्याप्त दमनकारी भावना संभवतः व्यक्ति की अपनी भावना से कहीं अधिक प्रबल होती है। उसने ये निष्कर्ष भी निकाला कि संभवतः अनुष्ठान उस खाई से प्रभावित हुआ होगा और कुछ गड़बड़ हो गई होगी। मुझे उम्मीद है कि मैं भी ऐसे ही शक्तिशाली प्राणी को बुला सकूंगा। बहुत बढ़िया। दरअसल सेवक और स्वामी के बीच सामंजस्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कम से कम आपका सेवक तो आपके साथ बहुत ही अनुकूल है। केरेई कोटोमाइन ने सिर हिलाया। वह भी हाशिरामा सेंजू को नहीं पहचानता, लेकिन दुनिया में अनगिनत वीर आत्माएं हैं, कौन जाने कौन है। तभी उसने देखा कि ताओ यू ने लाश छुपाने वाला दर्पण हटा दिया और एक कदम पीछे हट गई। मैं इसे करूंगा। इस क्षण एमिया शिरो ने भी आह भरी। मेरे पिता जादूगर थे, लेकिन वे मुझे जादू सिखाने के इच्छुक नहीं थे। मैं एक अधूरा जादूगर हूँ जिसे केवल थोड़ा बहुत ही जादू आता है। एमिया शिरो भी कुछ हद तक निराश था। उसने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि रिन तोसाका, जिसकी वह प्रशंसा करता था, वास्तव में एक जादूगरनी होगी, जबकि शिंजी भी जादू के बारे में काफ़ी जानकार था। मुझे होली ग्रेल युद्ध में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर होली ग्रेल वाकई मौजूदा समस्याओं का समाधान कर सकता है तो मैं एक वीर आत्मा को बुलाने और फिर सेवानिवृत्त होने के लिए तैयार हूँ। एमिया शिरो का व्यक्तित्व वास्तव में न्याय के एक योद्धा का है और फिलहाल उनके पास होली ग्रेल को प्राप्त करने का कोई जरूरी कारण नहीं है। अब जबकि फुयुकी शहर एक गहरे संकट में डूब चुका है, स्वाभाविक रूप से उसके अपने विचार और राय हैं। केरेई कोटोमाइन ने शिरो एमिया की ओर देखा और अनजाने में ही यादों का सैलाब उसके मन में उमड़ आया। तुम पीछे हट रहे हो, है ना?
तुम और तुम्हारे दत्तक पिता के व्यक्तित्व बिल्कुल अलग हैं। अगर वह होते तो एहतियात के तौर पर वे स्वयं ही पवित्र ग्रेल पर कब्जा कर लेते। शिरो एमिया रुका, आश्चर्यचकित हुआ कि किरी कोटोमाइन किरित्सुगु एमिया को जानता था। क्या आप मेरे पिता को जानते हैं? मैं उसे जानता हूँ और बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर वह अधिकांश लोगों को बचा सकता है तो थोड़ी संख्या में लोगों की बलि देना स्वाभाविक ही है। आखिरकार वह पिछले होली ग्रेल युद्ध में भागीदार था। जिन लोगों ने स्वयं को बलिदान किया वे स्वाभाविक रूप से वे अन्य लोग थे जिन्होंने होली ग्रेल युद्ध में भाग लिया था। पिछली बार किरित्सुगु एमिया ने होली ग्रेल को काट डाला था, शायद इस बार भी वह वही विकल्प चुनेगा। पवित्र ग्रेल किसी प्रकार का उद्धार करता नहीं है। किरी कोटोमाइन की बातें सुनकर एमिया शिरो भी कुछ हद तक हैरान रह गया। एमिया किरित्सुगु पिछले होली ग्रेल युद्ध में भागीदार था। यहाँ तक कि रिन तोहसाका भी कुछ हद तक भावुक हो गई, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु पिछले होली ग्रेल युद्ध में हुई थी। हालांकि शिरो एमिया कुछ हद तक उत्साहित था, लेकिन वह अनुष्ठानिक घेरे के केंद्र में दृढ़ता से खड़ा रहा और किसी भी अवशेष का उपयोग किए बिना मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। साथ ही उनके मन में अपने खुद के विचार भी चल रहे थे। अगर मैं बिना किसी कलाकृति का उपयोग किए पर्याप्त शक्तिशाली सेवक को बुला सकता हूं, तो मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि क्या मैं पवित्र ग्रेल प्राप्त कर सकता हूं। जैसे ही उन्होंने अपना अंतिम मंत्रोच्चार समाप्त किया, पूरी संरचना चमक उठी। कवच पहने एक आकर्षक सुनहरे बालों वाली महिला समारोह से बाहर निकली। जैसे ही उसने अपनी झील जैसी आंखें खोलीं और एक कदम आगे बढ़ाया, उसके कवच से लयबद्ध आवाज निकली। सेवक सेबर, अंततः तुम्हें बुलाया गया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरे स्वामी हो? सैबर को देखकर ताओ यू को थोड़ी राहत मिली। हालांकि होली ग्रेल युद्ध में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सामान्य वीर आत्माओं को अभी भी बुलाया जा सकता है। उनमें से सभी हाशिरामा सेंजू जैसे राक्षस और दानव नहीं थे, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। सैबर की शांत निगाहें शिरो एमिया पर टिकी थीं, जिससे वह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी सेवेंट एक खूबसूरत लड़की होगी। क्या वह भी होली ग्रेल के लिए लड़ने वाली है? अरे अरे, मुझे जवाब दो, वे तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। हाशिरामा सेंजू ने अपना सिर खुजाते हुए और मुंह खोलकर एक बड़ा इशारा किया, जिससे एक याद दिला दी गई। एमिया शिरो ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर बोला, सेबर, मेरा नाम एमिया शिरो है, तुम मुझे शिरो कह सकते हो। हमारी दुनिया में अचानक एक खतरनाक बदलाव आया है और मैं सबको बचाने के लिए होली ग्रेल प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? सैबर ने सामने शिरो एमिया की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यही मेरा मिशन है। अब से मेरी तलवार तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारा भाग्य मेरे भाग्य से जुड़ जाएगा। इस प्रकार अनुबंध पूरा होता है। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने अपने बगल में बैठे मजाकिया से हाशिरामा सेंजू पर एक नज़र डाली। उसके चेहरे पर सरल और ईमानदार मुस्कान देखकर उसे बेहद खतरनाक एहसास हुआ। उसी समय उसने सेंजू हाशिरामा के बगल में बैठे ताओ यू को भी देखा। ये व्यक्ति भी खतरनाक है, इसके साथ दो नौकर भी हैं। ज्यादा कुछ कहे बिना सेबर शिरो एमिया के साथ एक तरफ खड़ी हो गई। इसी क्षण आर्च भी प्रकट हुआ और रिन तोहसाका के पास आया, मानो उसकी रक्षा करने के लिए। क्या आपके पास कोई ऐसी कलाकृतियां हैं जिन्हें आप प्रकट करना चाहते हैं? क्या आप चाहेंगे कि मैं उन्हें आपको उधार दूं? ताओ यू ने अपना शव दर्शन दर्पण उठाया। त्वया ताओ यू का मतलब समझ गई और मुस्कुराते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं, मुझे देखने दीजिए कि क्या मैं कुछ बुला सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी कमर से चाबियों का गुच्छा उठाया। चाबियां बहुत पुरानी लग रही थीं और उनमें ऐतिहासिक महत्व का आभास था। ये चाबियां उसकी स्थानिक क्षमता का भी प्रतीक होनी चाहिए थीं। मुझे आश्चर्य है कि इनमें कितना स्थान समाहित होगा। इनमें काफ़ी कुछ समाहित होना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम डिब्बे के अंदर मौजूद चीज़ों को माध्यम बनाकर कुछ प्रकट कर सकते हैं। जैसे ही सरनी की रोशनी एक बार फिर चमकी, नई वीर आत्माएं प्रकट हुईं। ताओ यू ने उनके रूप रंग को देखा और पाया कि उनमें से कोई भी उन वीर आत्माओं से मेल नहीं खाता था जिन्हें वह याद करती थी। उन्होंने फेट कार्ड्स में से कुछ खेले हैं और हालांकि वह ज़्यादातर कहानी को छोड़ देते हैं, फिर भी वह कुछ लोकप्रिय पात्रों के चित्रों से काफ़ी परिचित हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये कुछ अतिरिक्त वीर आत्माएं हैं जिन्हें बुलाया गया है। होली ग्रेल वॉर है ना? ये तो दिलचस्प है। नव प्रकट हुआ वीर आत्मा अधेड़ उम्र का प्रतीत होता है, जिसका चेहरा गंभीर है, घने काले बालों में कुछ सफ़ेद बाल मिले हुए हैं और उसकी नीली आंखें लहरों जैसी हैं। उसका समग्र रूप लोक कथाओं के पिशाच सरदार जैसा है। कायदार, नियति द्वारा बुलाया गया। ये शब्द दिलचस्प हैं, मैं समझता हूँ। कैस्टर ने कुछ सांस्कृतिक जानकारी ग्रहण कर ली थी। उसके चेहरे के भावों में हल्का बदलाव आया। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से हवा में थपथपाया, जिससे उसकी उंगलियों में हल्की सी हलचल हुई। फिर उसने सिर हिलाया। इस दुनिया में मेरी शक्ति बहुत प्रभावित हुई है। स्वामी जी, आपको तैयार रहना चाहिए। मेरे पास आक्रमण करने की अधिक क्षमता नहीं है, मैं केवल सहायता प्रदान कर सकता हूँ। ओह, कोई बात नहीं, बस अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो।
हमारा लक्ष्य पवित्र ग्रेल को बुलाना और दुनिया को बचाना है। ट्रेया एक पल के लिए रुकी, फिर गंभीर स्वर में बोली। वह जानना चाहती थी कि पवित्र ग्रेल क्या है, और उसने अनुमान लगाया कि ये दुनिया का हृदय हो सकता है। उसने ये भी कहा कि दुनिया को बचाना केवल खोखली बातें नहीं हैं। इस शहर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए केवल पाइनियर्स ही आकर मदद कर सकते हैं। एक बार जब होली ग्रेल को बुला लिया जाए और उसकी पुष्टि हो जाए, तो हम स्वाभाविक रूप से सभी पत्ते खोलकर वर्तमान स्थिति को समझा सकते हैं। दुनिया को बचाना, ये दिलचस्प लगता है, मुझे ये पसंद है। कैस्टर के चेहरे के भाव उदासी और उग्रता के बीच बदलते हुए प्रतीत हुए, फिर वे शांत हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इससे कई परस्पर जुड़ी हुई परछाइयां उभरकर सामने आती हैं। ये बदलाव दूसरों को भी थोड़ा अजीब लगा। इस कैस्टर के बारे में कुछ तो गड़बड़ लग रही है। शिरो की रक्षा के लिए सैबर तुरंत पीछे हट गई। शिरो, मुझे उससे एक अत्यंत अशुभ और बुरी आभा निकलती हुई महसूस हो रही है। कितनी समझदार बच्ची है। कैस्टर ने सैबर की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराए। उसने सैबर के वर्णन को नकारा नहीं। मेरे भीतर गहरी बुराई व्याप्त है, लेकिन पवित्र ग्रेल द्वारा बुलाए जाने के बाद बुराई के स्रोत से मेरा संबंध कुछ हद तक कमजोर हो गया है। वास्तव में अब मैं काफ़ी बेहतर स्थिति में हूँ। मैं यहाँ केवल एक प्रतिरूप हूँ और मैं कमान सील से बंधा हुआ हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद कैस्टर मुस्कुराए। दरअसल पवित्र ग्रेल स्वयं भी पूरी तरह से साफ नहीं है। उनकी बातों से ताओ यू कुछ हद तक चिंतित हो गया। चौथे पवित्र ग्रेल युद्ध के बाद फैली काली मिट्टी और पांचवें पवित्र ग्रेल युद्ध में पवित्र ग्रेल को हुई क्षति, दोनों इस बात का संकेत थी कि पवित्र ग्रेल में कोई समस्या है। किसी भी सेवक ने, यहाँ तक कि हाशिरामा सेंजू ने भी, कुछ भी नोटिस नहीं किया, लेकिन इस अजीब जादूगर ने कर लिया। ये कौन है? इसके अलावा साबिर ने कहा कि उस पर गहरा प्रदूषण और दुर्भाग्य छाया हुआ है। मुझे इसका एहसास क्यों नहीं हुआ? उस स्तर का धोखा मेरी अंतर्ज्ञान शक्ति से कहीं अधिक था। ताओ यू को जब धुंध में संग गुआंगबेओ दिखाई दी, तो अनजाने में ही उसे उस स्थिति की याद आ गई। इसके अलावा आह्वान अनुष्ठान के दौरान मुझे पवित्र ग्रेल में वास्तव में कुछ भी गलत नहीं लगा। मुझे बस उस दुनिया में प्रवेश करने से पहले एक अस्पष्ट आशंका का एहसास हुआ। क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? क्या होली ग्रेल वह पूरी तरह से अपनी बुद्धि की रक्षा करने के बारे में नहीं है? कैस्टर ने ताओ यू को देखकर मुस्कुराया। ओह, आपको यह चाहिए? मैंने पहले ही कह दिया है। हाशिरामा सेंजू ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना गाल खुजलाया। हे, लेकिन इसे छिपाने का कोई फायदा नहीं है। कैस्टर ने हाशिरामा सेंजू की ओर देखा और मानो कुछ भांपते हुए उसने भी कुछ आश्चर्यचकित भाव प्रदर्शित किए। आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। मुझे अपने नाम पर शर्म नहीं है। मेरा नाम बेथेल अब्राहम है और आप मुझे श्रीमान द्वार भी कह सकते हैं। ये सुनकर ताओ यू गहरी सोच में डूब गई और बार बार उन अनेक यादों को याद करने लगी जो उसने देखी थीं। क्या बिल्ली है? ये कभी नहीं सुना। वह शायद किसी गुमनाम फिल्म का किरदार है। वह किसी पिशाच सज्जन की तरह दिखता है, लेकिन उसका चरित्र शायद थोड़ा ज़्यादा ताकतवर हो, जैसे किसी पुरानी पिशाच फिल्म में होता है। लेकिन अगर पवित्र ग्रेल को किसी पास की दुनिया से लाया गया था, तो वह कहाँ से आया था? वह बगल वाला रेगिस्तान। ये तो मध्ययुगीन कुलीन नामों जैसे लगते हैं। शायद यही कारण हो, ये नाम काफ़ी शक्तिशाली प्रतीत होते हैं। स्टॉप। अध्याय 408 शिक्षक। अध्याय 408 शिक्षक। दरअसल हम पांचों अब एक मत हो सकते हैं। चाहे होली ग्रेल युद्ध कोई भी जीते, उसे दुनिया को बचाने के लिए होली ग्रेल का इस्तेमाल करना ही होगा। हालांकि हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हमें अपनी अपनी क्षमताओं पर निर्भर रहना होगा। जब मिस्टर गेट प्रकट हुए और सभी वीर आत्माएं एकत्रित हुईं, तो उपस्थित सभी अनुभवहीन गुरुओं में सबसे अधिक ज्ञानी रिंतो हसाका ने अपना प्रस्ताव रखने के लिए फिर से आगे कदम बढ़ाया। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। शिंजी ने सबसे पहले बात की, क्योंकि वह सबसे कमजोर कड़ी लग रहा था और उसे डर था कि सबसे पहले उसी को बाहर कर दिया जाएगा। स्वयं जादूगर न होने और सीमित जादुई शक्ति होने के कारण राइडर नियंत्रण के लिए झूठे मंत्रियों की पुस्तक पर निर्भर रहता है। वह एक कमजोर वीर आत्मा भी है और कुछ हद तक असहाय है। उसे थोड़ी राहत इस बात से मिली कि जिस व्यक्ति ने लगभग उसकी कलाई तोड़ दी थी, वह उससे भी ज्यादा बदकिस्मत था, जिसने एक अजीबोगरीब प्राणी को बुला लिया था। एक बार मुझे होली ग्रेल मिल जाए तो मैं कमान संभाल लूंगा। मैं दिखावा करूंगा कि मैं उनके साथ शामिल हो गया हूं, फिर यह बहाना बनाऊंगा कि राइडर युद्ध में भाग लेने के लिए बहुत कमजोर है, उन्हें आपस में लड़ने दूंगा और फिर मैं इसका फायदा उठाऊंगा। मैं एक जीनियस हूं। शिंजी ने समर्थन में अपने हाथ उठाए और चिल्लाया, जबकि वह मन ही मन सोच रहा था। पहले कमजोर होने का नाटक करो, फिर अचानक अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करके अंतिम जीत हासिल करो। पूरी तरह से सही। अंततः मैं इस शहर को बचाऊंगा। हालांकि ट्रेया गंभीर चेहरा बनाए रखना पसंद करती थी, लेकिन वह बुरी इंसान नहीं थी और वह झूठ नहीं बोल रही थी। मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी। ताओ यू और एमिया शिरो दोनों ही संक्षिप्त और सटीक थे, लेकिन सेबर को मिस्टर डोर पर हमेशा से ही गहरा संदेह था।
श्री अब्राहम, क्या आप मुझे अपने जीवन के बारे में बता सकते हैं और यह बता सकते हैं कि आपके आसपास इतना भारी और अशुभ आभा क्यों है? सैबर के अलावा ताओ यू को भी घटनास्थल पर मिस्टर मेन के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा। दूसरे व्यक्ति का पिशाच जैसा दिखना और उसके चारों ओर एक भयावह आभा होना सामान्य बात है ना? सेबर का रवैया कुछ हद तक अनुचित लगता है, लेकिन श्री मेन ने उनके आरोपों का बिल्कुल भी खंडन नहीं किया। जहां तक मेरी बात है तो आप मुझे भविष्य से आया हुआ कोई व्यक्ति समझ सकते हैं। मिस्टर मेन की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी, मानो वह किसी चीज की प्रतीक्षा कर रहे हों या किसी और चीज को याद कर रहे हों। भविष्य से आए वीर आत्माएं। रिन तोहसाका चौंक गई, लेकिन उसे अपने बगल में खड़े आर्चर की गंभीरता का एहसास नहीं हुआ। तो कुछ बातें हैं जो मैं नहीं कहूंगी। हाँ, आप सही कह रहे हैं कि मेरे आसपास एक अशुभ आभा है। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि मेरी हालत अच्छी है या बुरी, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि पवित्र ग्रेल द्वारा मेरे एक हिस्से को प्रक्षेपण में खींच लिए जाने के बाद मेरी स्थिति पहले से कहीं बेहतर है। श्रीमान मेन ने कुछ भी नहीं छिपाया और उनके कुछ हद तक सख्त चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। इतना कहने के बाद उसने थेरेसा की ओर देखा। इसके अलावा क्या मेरी मालकिन सहमत नहीं थी? उनके पास 3 कमांड सील और शक्तिशाली सहयोगी हैं। आपको अब किस बात की चिंता करने की जरूरत है? कमांड सील्स का जिक्र होने के बाद सेबर थोड़ा शांत हो गई और ऐसा लगा कि वह इस कथन से सहमत है। ठीक है, अब जब सब लोग एक दूसरे को जान चुके हैं और एकमत हो गए हैं, तो हमें बाकी बचे 2 मास्टर्स को ढूंढना होगा और उनकी राय जाननी होगी। हम 5 लोग हैं। अगर वे असहमत होते हैं तो हम उन्हें खेल से बाहर कर सकते हैं। वैसे अगर वे सहमत हों तो बेहतर होगा। इस समय रिन तोहसाका को लगा कि उसे टीम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो एक कुशल जादूगरनी थी। कोई आपत्ति नहीं। अन्य लोगों को रिन तोहसाका के बयान पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, तो चलिए रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लेते हैं ताकि हमें एक एक करके मार न दिया जाए। तब ताओ यू ने अपना सुझाव दिया। उनके पास वास्तव में रहने की कोई जगह नहीं थी, और अगर इस समस्या का समाधान यही नहीं हुआ तो एकमात्र विकल्प मायावी जादू का उपयोग करके आम लोगों को नुकसान पहुंचाना होगा। उपस्थित 5 लोगों में से ताओ यू और टेरेसा के अलावा बाकी 3 को मकान मालिक माना जाता था। रिन तोहसाका और शिंजी मातो दोनों स्थानीय निवासी हैं, और शिरो एमिया एक विशाल हवेली में रहता है जिसे किरित्सुगु एमिया ने फुजिमुरा समूह से खरीदा था। यह रिन तोहसाका एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, रेडे ने शांत भाव से कहा, आपका सेवक एक हत्यारा है जो हत्या करने में माहिर है। यदि आपके मन में कोई बुरी मंशा है और आप हमारे साथ रहते हैं तो आप अपने स्वामी को एक ही झटके में खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि आर्चर भविष्य का शिरोएमिया है, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से अपना वर्तमान भोलापन खो दिया है और वह बहुत सतर्क है। अरे, क्या तुम यहाँ ठीक नहीं हो? तुम इतने असुरक्षित क्यों हो? तुम रिन के साथ सो क्यों नहीं जाते? ताओ यू ने रेडे के बारे में व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। इससे रिन तोहसाका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मेरे साथ सो जाओ, नरक में जाओ। उसकी अतिरंजित प्रतिक्रिया देखकर ट्रेया मुस्कुरा उठी और उसकी आंखों में थोड़ी ईर्ष्या झलकने लगी। ये ऐसे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण केवल शांति काल में स्कूलों और शिक्षा के साथ ही संभव है। हालांकि वह इसके बारे में दुनिया के कुछ टुकड़ों से ही जान पाए, फिर भी इसने ट्रेया के मन में एक तरह की लालसा जगा दी। भले ही वह एक तैरते शहर से थी, लेकिन बचपन से उसे जो प्रशिक्षण मिला था वह इस तरह का नहीं था। हाँ, असल में हालांकि मैं एक निंजा हूँ, लेकिन मैं हत्या करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ, अपने छोटे भाई से कहीं ज्यादा बुरा। हाशिरामा सेंजू एक ईमानदार व्यक्ति थे और उन्होंने गंभीर उत्तर देने से पहले कुछ अजीब सी मुस्कान दी। इससे शिंजी को फिर हंसी आ गई। ये कितना हास्यास्पद था कि एक ऐसा हत्यारा जो हत्या नहीं कर सकता था, असल में एक मजाक था। हालांकि शिंजी ने भी ताओ यू के सुझाव से सहमति जताई। वीर आत्माओं के संरक्षण में मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होगी। उसने सोचा कि उनकी सतर्कता कम करना अच्छा होगा, और फिर बाकी दोनों को खत्म करने के बाद वह अचानक एक रात में राइडर से सभी मास्टर्स को मरवा सकता है और फिर वह जीत जाएगा। आर्चर को वास्तव में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैं वाकई एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ। तो मेरे घर पर ही रुक जाओ। मेरे पास कई कमरे हैं और मुझे फुजिमुरा नी का भी ख्याल रखना पड़ता है। साकुरा भी कभी कभी आती रहती है। एमिया शिरो ने कुछ देर बाद कहा। उनकी बातों से रिन तोहसाका और शिंजी मातो दोनों कुछ हद तक चिंतित हो गए। हालांकि रिन तोहसाका जानती थी कि उसे अब साकुरा की परवाह नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उस पर मातो परिवार की जादुई शक्तियों की लालसा करने का संदेह होगा। फिर भी वह अपनी छोटी बहन के प्रति अपराधबोध महसूस करती थी। शिंजी मातो के मामले में यह विशुद्ध रूप से ईर्ष्या थी और उसकी ईर्ष्या हर पहलू से उपजी थी। साकुरा भी जा रही है। ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे अपनी प्यारी बहन से मिलना है, शिंजी मातो ने घृणास्पद स्वर में कहा। सैबर और मिस्टर डोर दोनों ने एक ही समय पर उसकी ओर देखा।
भले ही हम सहयोगी हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कुछ भी बुरा हो। अन्यथा मैं हस्तक्षेप करूंगा जब तक कि मेरे स्वामी कमांड स्पेल का उपयोग करके आदेश न दें। सैबर ने सीधे बात की। क्या यह अच्छी बात नहीं है? इससे हमारा संतुलन बना रहेगा। अंधेरा हो चुका है और बिजली भी नहीं है, तो चलिए वापस जाकर आराम करते हैं। मैं कल छुट्टी ले लूंगा और स्वयं सेवा नहीं करूंगा। पहले बाकी 2 गुरुओं को ढूंढ लेते हैं। अंततः ताओ यू ने निर्णय ले लिया और किसी और को कोई आपत्ति नहीं थी। इसके बाद उन्होंने किरेई कोटोमाइन को विदाई दी और चर्च से चले गए। चर्च से निकलते समय श्री मेन एक पल के लिए रुके, फिर पीछे मुड़कर देखा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। सबके चले जाने के बाद ही एक सुंदर गोरा आदमी, जिसने कैजुअल कपड़े पहने थे, चर्च के पीछे से निकला और किरेई कोटोमाइन के पास पहुंचा। दिलचस्प, उन्होंने सचमुच मुझे नोटिस किया। ये वीर आत्माएं काफी दिलचस्प हैं। किरेई, वह नवागंतुक कोई और नहीं बल्कि वीर राजा गिलगामेश था। हाँ, और मुझे वास्तव में नहीं लगता कि शहर में इन बदलावों में कुछ भी गलत है। किरेई कोटोमाइन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्हें कई सालों से ऐसा महसूस नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि पवित्र ग्रेल का पात्र प्रकट हो गया है। मैं जाकर देखता हूं कि क्या हो रहा है। गिलगामेश मुस्कुराया, अपने हाथ जेब में डाले और चर्च से बाहर निकल गया। वहां केवल किरेई कोटोमाइन ही रह गया। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में उसकी परछाई जोर से कांपती हुई प्रतीत हुई। फिर उसने धीरे से हंस दिया। श्रीमती रिन तोहसाका, मुझे जादू में बहुत रुचि है। हालांकि मैं इसे सीख नहीं सकती। क्या आप कृपया मुझे उन अनुष्ठानों के बारे में सिखा सकती हैं, जैसे कि चेतावनी और मुहरें? जैसे जैसे वे आगे बढ़े, ताओ यू ने रिन तोहसाका के करीब आने की कोशिश शुरू कर दी। जब कोई वीर आत्मा मर जाती है तो उसे पवित्र प्याले में समाहित कर लिया जाता है, और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि उसे कुछ भी प्राप्त न हो। आपको क्षतिपूर्ति के रूप में अन्य लाभ प्राप्त करने का कोई तरीका खोजना होगा। अरे, जादुई परिवार का रहस्य, कृपया। रिन तोहसाका सेंसी। ताओ यू पूरी तरह से बेशर्म है और रिन तोहसाका सेंसेई वाक्यांश सुनकर वह थोड़ी मदहोश हो जाती है। कुछ सरल गैरगुप्त दीक्षा अनुष्ठान स्वीकार्य हैं। ताओ यू हाशिरामा सेंजू के पक्ष में गुरु हैं, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार इस अभिमानी युवती से निपट लिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। स्टॉप। अध्याय 409 वीर आत्मा युद्ध। अध्याय 409 वीर आत्मा युद्ध। बिना रोशनी वाला शहर कुछ हद तक शांत लग रहा था। अचानक और बड़े बदलावों ने फुयुकी के आम लोगों में दहशत फैला दी। आधी रात को बिजली न होने के कारण ज्यादातर लोग घर पर ही रहे और सोते रहे। चर्च से वापसी का सफर बहुत शांत रहा। तभी आगे 2 आकृतियां दिखाई दी, एक बड़ी और एक छोटी। ताओ यू की दृष्टि से अंधेरा छट गया था। वह विशालकाय आकृति पूरी तरह से मांसपेशियों से भरी हुई थी, मानो किसी राक्षस जैसी दिख रही हो। उसका असामान्य रूप से लंबा कद सामान्य लोगों की पहुंच से परे था। वह नन्ही बच्ची चांदी जैसे बालों और लाल आंखों वाली एक प्यारी सी बच्ची है। उसने बैंगनी रंग की पोशाक पहनी हुई थी जिससे वह अधिक परिपक्व लग रही थी, और उसके सिर पर उसी रंग की गोल टोपी थी जो उसकी मासूमियत को और भी बढ़ा रही थी, मानो वह एक छोटी वयस्क हो। यह इल्या था, जो आइमजिबन परिवार का प्रतिनिधि था, जो पवित्र ग्रेल युद्ध के 3 संस्थापक परिवारों में से एक था, और सेवक बरसेरकर हेराक्लेस था, जिसे उसने 2 महीने पहले ही बुलाया था। हालांकि इल्या शिरो की बड़ी बहन है और उसकी उम्र ताओ यू के लगभग बराबर होनी चाहिए, लेकिन आइनजबन की कठपुतली कला की एक उत्कृष्ट कृति और इस समय की लघु ग्रेल होने के नाते उसे इसी रूप में स्थिर कर दिया गया है। यहाँ स्पष्ट रूप से 5 वीर आत्माएं एकत्रित थीं, लेकिन दूसरी तरफ से लोगों ने उनका रास्ता रोक दिया। जब सभी ने स्पष्ट रूप से देख लिया और समझ लिया कि यह एक नया गुरु है, तो इल्या ने विनम्रतापूर्वक उन सभी के सामने झुककर अभिवादन किया। शुभ संध्या, स्वामी जी। पवित्र ग्रेल युद्ध अब आधिकारिक रूप से शुरू होना चाहिए। इल्या के विनम्र व्यवहार और स्पष्ट, बच्चों जैसी आवाज ने रिन तोहसाका की कुछ झिझक को दूर कर दिया और उसने बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ, और हाल ही में हुए बदलावों के कारण हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि पवित्र ग्रेल प्राप्त करने के बाद हम शहर की मौजूदा समस्याओं का समाधान करेंगे। आप भी एक गुरु हैं, है ना? क्या मैं आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित कर सकता हूँ? रिन तोहसाका की बातें सुनकर इल्या ने अपनी माणिक जैसी आंखों से उसे देखा और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये ठीक नहीं है। होली ग्रेल युद्ध लड़ाई से ही जीता जाता है। अब मैं आधिकारिक तौर पर आपको चुनौती दे रहा हूँ। क्या आप तैयार हैं? इतना कहने के बाद उसने आगे की ओर इशारा किया। बरसेकर। इल्या का नाम सुनते ही हरक्यूलिस ने मानो कोई आदेश मंत्र प्राप्त कर लिया हो, वैसी ही प्रतिक्रिया दी। पल भर में उसके पैरों की तीव्र गति ने उनके बीच की दूरी को मिटा दिया। यहाँ तक कि ताओ यू, जो उसकी हरकतों को स्पष्ट रूप से देख सकता था, भी अपनी आंखों की पुतलियों को थोड़ा सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। कितना मजबूत, कितना तेज! इसकी गति और शक्ति अकेले ही उसकी अपनी गति और शक्ति से कहीं अधिक थी।
एक वीर आत्मा से यही उम्मीद की जाती है और एक ऐसे बरसेरकर से भी यही उम्मीद की जाती है जिसने और भी मजबूत गुणों के लिए अपने नोबल फैंसम का त्याग कर दिया। कब टिल्ड सैबर ने पहला कदम उठाते हुए रास्ता रोक दिया। बूम टिल्ड उनके टकराव से उत्पन्न हुई हवा के शक्तिशाली झोंकों ने उनके पीछे मौजूद वीर आत्माओं को अपने स्वामियों की रक्षा करने का अवसर प्रदान किया। कंक्रीट की जमीन बड़े बड़े हिस्सों में उखड़ गई और फिर सेबर के जानबूझकर किए गए हेरफेर से बरसेरकर्स को और भी दूर धकेल दिया गया ताकि भूकंप के झटकों से उनके गुरु को नुकसान न पहुंचे। ताओ यू स्पष्ट रूप से देख सकता था कि एमियाशिरो की जादुई शक्ति बहुत कमजोर होने के कारण ही सेबर के गुण बरसेका द्वारा पूरी तरह से और काफ़ी हद तक दबा दिए गए थे। अगर हम सिर्फ एफएसएन लाइन की बात करें तो बरसेका जबरदस्त दबाव का एहसास कराता है। केवल एफएसएन लाइन के प्रदर्शन के संदर्भ में ही दबाव का एहसास गिलगामेश से भी कहीं अधिक है। ताओ यू के बाल अभी भी तेज हवा में उड़ रहे थे और वह भावनाओं से भरी हुई थी। सैबर और बरसेका के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। हालांकि सैबर अत्यधिक कुशल थी और उसके पास बल को मोड़ने की पर्याप्त तकनीकें थीं, फिर भी वह मामूली रूप से ही पिछड़ती हुई प्रतीत हो रही थी। हालांकि ताओ यू अब स्पष्ट रूप से देख सकता है कि दोनों के एट्रीब्यूट पैनल बिल्कुल भी एक ही स्तर पर नहीं हैं। केवल ताकत, गति और प्रतिक्रिया समय के मामले में ही सेबर मुझसे थोड़ा ही बेहतर है, जबकि बरसेका मुझसे कहीं आगे है। ताओ यू का अपना अलग मत था। इस तरह लड़ने की क्षमता ही सेबर के असाधारण कौशल को दर्शाती है। इसी प्रकार उसने विजय अनुबंध की तलवार का उपयोग नहीं किया, संभवतः इसलिए क्योंकि उसने गुरु की जादुई शक्ति की कमी को भांप लिया था। वीर आत्माओं के बीच होने वाली लड़ाइयों में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप मुश्किल होता है। हालांकि चूंकि इल्या इस समय अकेला है, इसलिए सैद्धांतिक रूप से अपने स्वामी पर सीधा हमला करना एक बेहतरीन विकल्प है। इल्या चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह किसी वीर आत्मा का मुकाबला नहीं कर सकता। ताओ यू के विचार में ये लगभग आत्मघाती था। हालांकि आर्चर, हाशिरामा सेंजू या कागामी में से किसी ने भी अपने उस गुरु के खिलाफ कोई कदम उठाने का इरादा नहीं दिखाया, जो देखने में एक अकेली छोटी लड़की की तरह लग रही थी। मेडुसा ने शुरू से अंत तक कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया। शिरो एमिया और रिन तोहसाका को इल्या पर हमला करने का कोई विचार नहीं था, इसके बजाय उन्होंने युद्ध के मैदान की ओर देखा। वाह, ये तो वाकई प्रभावशाली शारीरिक कौशल है और आप वाकई बहुत ताकतवर हैं। हत्यारे हाशिरामा सेंजू ने कुछ प्रशंसा भाव से अपना सिर खुजाया। आर्चर, जाओ सेबर की मदद करो। रिन तोहसाका ने भी सेबर की स्पष्ट कमजोरी को देखा और तुरंत आर्चर से बात की। लेकिन आर्चर अविचलित रहा, उसकी आंखें इधर उधर ऐसे घूम रही थीं मानो कुछ खोज रही हों, जिससे रिन तोहसाका का मन हुआ कि वह अपना हाथ उठाकर कमांड स्पेल का प्रयोग करे। उसे किसी छिपे हुए खतरे का आभास जरूर हुआ होगा कि इसमें अन्य लोग भी शामिल थे। श्री मीन ने हल्की सी मुस्कान दी, मानो वे बस कुछ कह रहे हों, फिर थोड़ी हैरानी के साथ ऊपर देखा। क्या ये हम सबको मिटाने की कोशिश है? कितनी चालाक योजना है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लगभग तुरंत ही जिस आकाश की ओर वह देख रहा था, उसमें एक दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे से एक भयानक खिंचाव बल उत्पन्न होने लगा, मानो वह सबको अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजा खुलते देख ताओ यू की इंद्रियां एकदम चकरा गईं। उसे यह आभास हो रहा था कि अगर वह इस दरवाजे के अंदर खींच गया तो उसकी मौत हो जाएगी। यह क्या है? बहुत मजबूत। ताओ यू ने लगभग अंदर खींचे जा रहे शिरो एमिया को पकड़ लिया और हाशिरामा सेंजू से गहरी आवाज में कहा, हमलावर का पता लगाओ। हाँ। हाशिरामा सेंजू ने बॉडी फ्लिकर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत प्रस्थान किया और ट्रेया ने जल्दी से मिस्टर गेट से कहा, क्या आप इसे बंद कर सकते हैं? वह खुद को मिस्टर डोर कहता है तो उसके पास कुछ खास क्षमताएं तो होंगी ही, है ना? हालांकि ट्रेया को अपना विचार कुछ हद तक मनोरंजक लगा, लेकिन मिस्टर डोर ने सचमुच अपनी उंगली उठाई। आसान। जैसे ही उसने अपनी उंगली उठाई, दरवाजा, जो पूरी तरह से खुला नहीं था लेकिन जिसका खिंचाव मजबूत होता जा रहा था, अचानक रुक गया और फिर धमाके के साथ बंद हो गया। इस प्रतिक्रिया ने अन्य लोगों के मन में एक विचार को जन्म दिया, आप दरवाजे बंद करने में वाकई बहुत माहिर हैं। तभी दूर से धूल का एक विस्फोट दिखाई दिया। बैंगनी बालों वाली, शरीर से चिपकी हुई बॉडी सूट पहने, दो लाल भाले लिए और काले घूंघट ओढ़े एक खूबसूरत महिला धूल के बीच से तेजी से उड़ती हुई निकली। ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर किसी जबरदस्त बल का प्रहार हुआ था और जमीन पर गिरने के बाद ये कुछ दूरी तक घिसटता चला गया। एक और वीर आत्मा। इसके अलावा उसके हथियार और चयन प्रक्रिया के आधार पर यह स्पष्ट है कि यह आखिरी लांस है जो अभी तक सामने नहीं आया है। इस आकृति को देखते ही ताओ यू को तुरंत एक लोकप्रिय कार्ड कैरेक्टर स्कैथर की याद आ गई। भाला चलाने वाला यह आदमी अचानक इस रूप में कैसे बदल गया? उसे किसने बुलाया था? मुझे याद है कि लांसर मास्टर की रई कोटोमाइन थे, तो शायद अभी भी वही हो, बस किसी दूसरे समन के साथ। ये पहले ही पतन के कगार पर पहुंच चुका था और इसमें काफ़ी बदलाव आ चुके थे, इसलिए इसमें और भी बदलाव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ताओ यू द्वारा प्रकट की गई उस मूर्खतापूर्ण हत्यारे की क्षमता को देखकर अन्य लोग भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे।
आपने इसे इतनी जल्दी ढूंढ लिया और टाइप भी कर दिया। उसमें कुछ हुनर तो है। लगता है ये भाला चलाने वाली उतनी ताकतवर नहीं है। राइडर, इसे खत्म कर दो। शिंजी ने विजय की गर्जना की और मेडुसा की जंजीरें अचानक प्रकट हुईं और लांस की ओर झूलने लगीं, जो जमीन पर उतर चुका था, जिससे खड़खड़ाहट की आवाज हुई। कुंडली मारे हुए विषैले सांपों जैसी दिखने वाली जंजीरें अभी अभी पहुंची ही थीं कि लांस ने आसानी से अपने भाले से उन्हें झटक दिया, जिससे उत्पन्न अपार बल ने मेडुसा को अंधेरे से बाहर खींच लिया। फिर उसका भाला फट गया और एक ही वार में मेडुसा को हवा में ही रोक दिया, मानो अंतरिक्ष ही एक दीवार बन गया हो और उसे मजबूती से अपने खिलाफ फंसा लिया हो। नोबल फैंटम, वह भाला जो मृत्यु को भेदता है। एक और वार से स्कैथा ने मेडुसा के दिल को भेद दिया, जिससे नोबल फैंटम का उपयोग करने से पहले ही उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। गति इतनी तेज थी कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सका। नवगठित लांस हीरोइक स्पिरिट को मिस्टर डोर ने आसानी से निष्क्रिय कर दिया जब उसने एक दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन बाद में हत्यारे ने उसे आसानी से अंधेरे से बाहर निकाल दिया। ये बहुत मजबूत तो नहीं हो सकता है ना। परिणामस्वरूप मेडुसा एक ही चाल में पराजित हो गई। ये झांकता है और पल भर में गायब हो जाता है। इससे शिंजी की नाक लगभग बहने लगी। यह जरूर कोई मतिभ्रम होगा, मतिभ्रम। इससे प्रेरित होकर उसने तुरंत झूठे अधिकारियों की किताब निकाली और फिर मेडुसा पर दहाड़ मारी। मरने का नाटक करना बंद करो। बूम टिल्ड, झूठे सेवक की पुस्तक अचानक आग की लपटों में घिर गई। सेवक की मृत्यु के कारण उससे जुड़ी रहस्यमयी संहिता बेकार हो गई। शिंजी दर्द से चीख उठा और पूरी तरह से अचंभित होकर उसे जमीन पर फेंक दिया। क्या वह सचमुच मर गया है? मैं अभी अभी इस गठबंधन में शामिल हुआ हूं और मैं सही समय का इंतजार कर रहा हूं और निर्णायक क्षण में पवित्र ग्रेल को हासिल करने वाला हूं। तुम अचानक से मुझे ये क्यों बता रहे हो कि सब खत्म हो गया है? उसी क्षण हाशिरामा सेंजू की आकृति पीछे से उछलकर निकली और जमीन पर उतर गई। इसी क्षण हाशिरामा सेंजू की पलकों पर अजीबोगरीब चिन्ह दिखाई दिए, जो इस बात का संकेत थे कि उन्होंने ऋषि मोड में प्रवेश कर लिया है। गुरुजी, सावधान रहें, वह बहुत शक्तिशाली है। ये सुनकर ताओ यू के होंठ फड़क उठे। अब कहने का समय नहीं है। हालांकि मेडुसा ने ताओ यू को आश्चर्यचकित नहीं किया। मेडुसा को 2 बार बाहर निकलते हुए देखने के अनुभव के आधार पर उसका प्रदर्शन बेहद कमजोर था। यूबीडब्ल्यू रूट में उसे अकेले ही सोइचिरो कुजुकी ने मार डाला था, जो एक ऐसा मास्टर था जिसे जादू करना भी नहीं आता था। हालांकि उस समय सोइचिरो कुजुकी को कैस्टर के जादू से संभवतः शक्ति मिली हुई थी, लेकिन इतनी आसानी से मर जाना उसके लिए बहुत ही सामान्य बात थी। कक्षा में उसकी गर्दन टूट जाने पर भी लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। कम से कम स्कैथा ने उसे खत्म करने के लिए अपने नोबल फैंटम का इस्तेमाल तो किया। मास्टर, मेरा अगला कदम थोड़ा शोरगुल वाला हो सकता है, क्या ये ठीक है? हाशिरामा सेंजू ने ताओ यू से निर्देश मांगे। कोई बात नहीं, बस कोशिश करो। ताओ यू ने उस स्थान का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जहां मेडुसा गायब हुई थी और पाया कि वह स्थान कुछ प्रकाशीय धब्बों में परिवर्तित होकर बिना गिरे ही विलीन हो गया। हालांकि उसने महसूस किया कि कुछ गहरी परछाइयां उन विलीन होते प्रकाशीय धब्बों को निगल रही थीं। पवित्र ग्रेल, जैसा कि अपेक्षित था, वीर आत्माएं मृत्यु के बाद पवित्र ग्रेल में लौट आती हैं। तब बाकी लोगों को समझ में आया कि हाशिरामा सेंजू का हंगामा कुछ ज्यादा ही हो गया था। कहने का क्या मतलब था? हाथ आपस में जुड़े हुए, लकड़ी का विमोचन, वृक्षों की दुनिया का आगमन, गड़गड़ाहट टिल्ड, भूकंप की तरह धरती लगातार कांपने लगी और उसमें दरारें दिखाई देने लगीं। फिर जमीन से मोटी अतिरंजित लताएं उठीं, जो लुढ़कती हुई युद्धभूमि के दूसरी ओर को ढक गईं। ऐसा प्रतीत होता था मानो इन लताओं में स्वयं का जीवन हो और वे अपने विशाल आकार का उपयोग करते हुए स्कैथा पर झपट पड़ती थीं। स्काथा भी इससे स्तब्ध प्रतीत हुई। उसका भला हवा में लहराते हुए उसने लताओं को काटा, लेकिन स्पष्ट रूप से उसकी काटने की गति लताओं के पुनः उगने की गति से कहीं धीमी थी। सौभाग्य से वह कद में छोटी और बुद्धि में तेज है। वह लगातार वार कर रहा था और साथ ही साथ बचाव भी कर रहा था। बरसेरकर, जो शुरू में सेबर पर हावी था, का अनुभव भी सेबर जैसा ही था। उसे चलाते हुए उसने पत्थर की कुल्हाड़ी जैसी दिखने वाली एक विशाल तलवार को चारों दिशाओं में वार करने के लिए इस्तेमाल किया। इसकी शक्तिशाली विशेषताओं ने उसे अविश्वसनीय गति और व्यापक गति से वार करने की अनुमति दी, लेकिन फिर भी वह लगातार बढ़ती हुई लताओं को रोक नहीं सका। इसके अलावा वह स्कैथा जितना फुर्तीला नहीं है और अधिक निष्क्रिय प्रतीत होता है। अपनी छुपकर हमला करने की कला और हत्या के कौशल के लिए मशहूर एक हत्यारे ने वास्तव में बरसेरकर और लांस हीरोइक स्पिरिट्स दोनों को सीधे मुकाबले में ही दबाने में कामयाबी हासिल कर ली। नहीं, दरअसल तो सेबर भी इसमें फंस गई थी, और वह, जो पहले से ही नुकसान में थी और थकी हुई थी, लताओं से सफलतापूर्वक बंध गई। उन्होंने एक साथ 3 वीर आत्माओं को वश में कर लिया और उनमें से एक को तो जीवित ही पकड़ लिया। स्टॉप्ड।